हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो। कंटिन्यू कर देते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बेहतरीन, साउंड परफेक्ट है तो करते हैं स्टार्ट। आज चैप्टर का एंड करते हैं विद एनसीईआरटी डिस्कशन। वैसे तो 7 लेक्चर में भी निपटा देते, ठीक है, बट एनसीईआरटी साथ में ऐड कर दी है तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम मतलब पूरा पूरा कवर कर देंगे आज। तो आज का हमारा टारगेट क्या होगा? एक तो एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट बचा हुआ था, आज हम फिनिश करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट और डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, एनसीईआरटी वाला ही करना है, इसमें तो वही सफिशिएंट है। हाँ, एडिशनल में आज हमने एनसीईआरटी डिस्कशन रख लिया है। जितना हम करा चुके थे एनसीईआरटी उतना तो नहीं उठाएंगे, बट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन यहां से एनसीईआरटी कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि वाकई में यहां से इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आज का टारगेट रहेगा एनसीईआरटी डिस्कशन। लास्ट लेक्चर में कितना डिस्कस कर लिया था? देखो, लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटीन का डाइजेशन भी कर लिया था, लिपिड का डाइजेशन भी कर लिया था, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन भी कर लिया था, स्टार्च का भी कर लिया था। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, ब्रेन में सेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन के डाइजेशन की। भाई प्रोटीन खाई, जरा बताओ, सब तैयार हो ना? हैंड रेस करो, सर तैयार हैं बताने के लिए। बिल्कुल हैंड रेस करो अगर सारे तैयार हो बताने के लिए। एकदम एकदम अलर्ट। मैं चारों ही डाइजेशन कराने वाला हूं, चारों, प्रोटीन का, लिपिड का, न्यूक्लिक एसिड का, स्टार्च का, एकदम पर आपका साथ चाहिए। मैं बोलता जाऊंगा, आपको तुरंत रिस्पॉन्स देता जाना है, तभी बेहतरीन तरीके से होगा। हैंड रेस करो अगर एकदम रेडी हो इस चीज के लिए तो। बहुत बढ़िया, सुपर 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 सुपर, यानी आपके हैंड रेज हुए। बस यही यही एक्टिविटी चाहिए, यानी लगता है हाँ आप अलर्ट हो, सोए हुए नहीं हो, जाग रहे हो। ठीक है, तो बस उसी को पता करने के लिए हैंड रेस करवाएं। यस यस, सुपर। तो सबसे पहले जरा बताओ, हमने प्रोटीन खाई, बेटा प्रोटीन का क्या माउथ में डाइजेशन होगा? नो, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट फ्रॉम स्टमक। तो स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को पहले क्या करोगे आप? एक्टिवेट करोगे। तो एक्टिवेशन का मतलब है यहां जाइमोजन को एक्टिवेट कर रहे हो, और जाइमोजन को एक्टिवेट करने का मतलब है यहां दो जाइमोजन होते हैं, एक तो पेप्सिनोजन और दूसरा प्रोरेनिन। एक्टिवेट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? HCl। HCl जाइमोजन को भी एक्टिवेट करता है, HCl प्रोरेनिन को भी एक्टिवेट करता है। तो पेप्सिनोजन कन्वर्ट इनटू पेप्सिन, प्रोरेनिन कन्वर्ट इनटू रेनिन। क्लियर है? बिल्कुल ऐसे ही हमने बताया था कि पैनक्रेटिक जूस में भी जाइमोजन को एक्टिवेट करने के लिए हमें एंटेरोकाइनेज चाहिए जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, फिर ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कन्वर्ट कर देगा एक्टिव फॉर्म में। क्लियर है? बिल्कुल। इंटेस्टिनल एंजाइम ऑलवेज एक्टिव फॉर्म में ही होते हैं, और दो मैंने बताए थे मेनली, ठीक है, जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, डाइपेप्टाइडेज और अमाइनोपेप्टाइडेज। क्लियर है? तो प्रोटीन खाई बेटा, सबसे पहले प्रोटीन को ब्रेक कौन करेगा? गैस्ट्रिक जूस। प्रोटीन को किसमें तोड़ेगा? पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में। गैस्ट्रिक जूस का कौन सा एंजाइम? आप बोलोगे पेप्सिन। क्या सारी प्रोटीन को तोड़ेगा? नो, कुछ को तोड़ेगा, कुछ बचेगी। क्लियर है? बिल्कुल। तो अगर मैं गैस्ट्रिन की बात करता हूं, ध्यान रखना है, अगर मैं गैस्ट्रिन की बात करता हूं, सॉरी गैस्ट्रिक जूस की बात करता हूं, तो उसमें पेप्सिन हार्मोन जो प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में तोड़ेगा, फिर भी कुछ बचेगी। ये कहां पहुंचेंगे? ड्यूडेनम में। अब किसकी बारी आई? पैनक्रेटिक जूस की बारी आई। पैनक्रेटिक जूस का जो ट्रिप्सिन है वो बची हुई प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में तोड़ेगा। फिर इन पेप्टोन और प्रोटियोसिस को तोड़ने के लिए कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इनमें से कुछ पेप्टोन और प्रोटियोसिस को तोड़ेगा। किसके अंदर? डाइपेप्टाइड और अमाइनो एसिड में। कुछ बचेंगे। ठीक है, अब उसके लिए कौन काम करेगा? इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस का अमाइनो पेप्टाइडेज बचे हुए पेप्टोन और प्रोटियोसिस को तोड़ेगा डाइपेप्टाइड और अमाइनो एसिड के अंदर। अब टोटली आपको क्या मिलने वाले हैं? ओनली डाइपेप्टाइड। तो सारे डाइपेप्टाइड को तोड़ने के लिए डाइपेप्टाइडेज। क्लियर है? बिल्कुल एकदम ब्रेन में सेट होना चाहिए। ब्रेन में सेट हुआ या नहीं हुआ? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज सी टर्मिनस से डाइपेप्टाइड को तोड़ता है, अमाइनो पेप्टाइडेज एन टर्मिनस से
ठीक है, डाइपेप्टाइड को तोड़ता है। ओके, अगर समझ में आया डाइजेशन ऑफ प्रोटीन मतलब सेट हो चुका है तो आग लगा दो। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अगर वाकई में ब्रेन में सेट हो चुका है तो रिप्रेजेंट करो बस। ओके, सुपर 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 सुपर, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यानी ब्रेन में सेट है आपके, मान गए ब्रेन में सेट है। अब सेकंड ले रहे हैं लिपिड। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, अच्छा लिपिड का डाइजेशन कैसे होता है। लिपिड का मतलब क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स कैसे बनते हैं मैंने बताया था, अल्कोहल और लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड का एस्टरीफिकेशन कर दोगे तो ट्राइग्लिसराइड्स बन जाएंगे। फिर से बोल रहा हूं, अल्कोहल एंड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड का एस्टरीफिकेशन करोगे तो ट्राइग्लिसराइड्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बिल्कुल, अल्कोहल एंड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, बहुत बढ़िया। क्या बनते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। हम जो डाइट में खाते हैं वो क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। कौन सा बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड। तो किसको तोड़ना है, एस्टर बॉन्ड को तोड़ना है। आप जो लिपिड खाते हो, मोस्टली जो लिपिड खाते हो नॉन इमल्सिफाइड लिपिड होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, उसका इमल्सिफिकेशन कहां पर होगा, ड्यूडेनम में। तो लिपिड का डाइजेशन कहां से चालू होगा, ड्यूडेनम से। तो पहले क्या करने वाले हो, लिपिड को अच्छे से इमल्सिफाई करने वाले हो। ठीक है, लिपिड को अच्छे से इमल्सिफाई करने वाले हो। जब लिपिड का अच्छे से इमल्सिफिकेशन हो जाएगा, फिर से बोल रहा हूं, लिपिड का जब अच्छे से इमल्सिफिकेशन हो जाएगा तब जाकर के लाइपेज एक्टिवेट होगा। ठीक है, और जब लाइपेज एक्टिवेट होगा तब वो एस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा भाई, ट्राइग्लिसराइड में एक एस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा, डाइग्लिसराइड बन जाएगा। दो को तोड़ देगा, मोनोग्लिसराइड बन जाएगा और फैटी एसिड। अब आगे इंटेस्टिनल लाइपेज क्या काम करेगा, डाई को मोनो में, मोनो को ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड। साथ में बाइल सॉल्ट भी थे। इन सब के मिलने से क्या बनेंगे, छोटे छोटे मीसल्स बनेंगे जिनका एब्जॉर्प्शन होगा। फर्स्ट एब्जॉर्प्शन कहां होगा, गट की एलिमेंट्री कैनाल की एपिथीलियम में, कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू, उसमें एंट्री होगी। उसमें एंटर होने के बाद क्या करेंगे, उसमें एंटर होने के बाद उनका मॉडिफिकेशन होगा, यानी जो मोनोग्लिसराइड थे उनमें वापस दो फैटी एसिड जुड़ेंगे, ट्राइग्लिसराइड बनेगा नंबर 1। और ये ट्राइग्लिसराइड फ्री फॉर्म में नहीं होंगे, ये प्रोटीन के पैकेट्स में फिल कर दिए जाएंगे। और इस स्ट्रक्चर को हम काइलोमाइक्रॉन्स बोलते हैं, जिसमें प्रोटीन की कोटिंग होती है, अंदर भरे होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, इनको बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन। तो फर्स्ट एब्जॉर्प्शन मीसल्स का हुआ था एपिथेलियम में, अब सेकंड एब्जॉर्प्शन काइलोमाइक्रॉन का होगा लैक्टेल्स के अंदर। लैक्टेल्स क्या थे, लिम्फ कैपिलरी। तो वहां से लिम्फेटिक सिस्टम में सारा ट्राइग्लिसराइड चला जाएगा काइलोमाइक्रॉन की फॉर्म में, जो लिम्फ से होता हुआ सीधा ब्लड में मिक्स हो जाएगा। यहां तक क्लियर था डाइजेशन ऑफ फैट, हां या ना। काइलोमाइक्रॉन पे बहुत क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। काइलोमाइक्रॉन एकदम कंसेप्चुअल ब्रेन में सेट होने चाहिए। ओके, ट्राइग्लिसराइड्स, बहुत बढ़िया। तो एकदम क्लियर है ट्राइग्लिसराइड्स। इमल्सिफिकेशन में भी मैंने क्लियर कर दिया था कि बाइल जूस का कौन कौन सा पार्ट इमल्सिफिकेशन में पार्टिसिपेट करता है, बताया था मैंने। लिसिथिन सरफेक्टेंट का काम करता है, उसको अलग अलग कर देगा। और सोडियम ग्लाइकोलेट और टोरोकोलेट उसके अराउंड अरेंज हो जाएंगे और उसको रीअसेंबल होने से रोकेंगे, तब सही मायने में उसको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। बहुत बढ़िया, ये भी क्लियर था, सबको क्लियर था, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, एकदम क्रिस्टल क्लियर, यही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमने बेटा बात की थी, आपको याद हो, हमने बोला था आपसे कि अब बारी किसकी आई, अब आई न्यूक्लिक एसिड की बारी। जब आप न्यूक्लिक एसिड खाओगे, मतलब डीएनए आरएनए खाओगे, कल बोल रहे थे ना डीएनए आरएनए हम नहीं खाते, सब खाते हैं। तो डीएनए आरएनए खाओगे तो उसका डाइजेशन कहां से स्टार्ट होगा, ड्यूडेनम से। पहले कौन काम करेगा, पेनक्रियाटिक जूस। फिर कौन काम करेगा, इंटेस्टाइनल जूस। पेनक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम होता है, एक न्यूक्लियेज, जो डीएनएज भी हो सकता है, आरएनएज भी हो सकता है, जो इस न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा न्यूक्लियोटाइड में। फिर टाइड को कौन तोड़ेगा, इंटेस्टाइनल जूस का एंजाइम टाइडेज। टाइड किस में टूटेगा, साइड में और फॉस्फेट में। फिर साइड को कौन तोड़ेगा, साइडेज। साइडेज भी किसका पार्ट है, इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल जूस में दो एंजाइम थे और पेनक्रियाटिक जूस में एक। न्यूक्लियेज पेनक्रियाटिक जूस में, टाइडेज और साइडेज इंटेस्टाइनल जूस में। यहां तक क्लियर था ना। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड।
ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डीएनएस, आरएनएस। देखो आपको जो क्वालिटी मिल रही है ना, वास्तव में बहुत अच्छी मिल रही है। मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ, किसी भी ऑफलाइन में, किसी भी ऑनलाइन में, इंडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में ये क्वालिटी आपको अभी नहीं मिल रही होगी। मैं सच कह रहा हूँ। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं बेटा, हम आपको बहुत कोर्स से पढ़ा रहे हैं, बहुत कोर्स से। मतलब हम प्रोफेशनल पढ़ा नहीं रहे, मतलब हम प्रोफेशनल पढ़ाते ही नहीं है, मान के चलो, ठीक है। मेरी आदत ही नहीं है प्रोफेशनल। अगर प्रोफेशनल पढ़ाते होते तो समझ रहे हो ना, इतनी जल्दी बुढ़ापा नहीं आ जाता 2 साल के अंदर, ठीक है। क्योंकि बहुत कोर से पढ़ा रहे हैं, बहुत अंदर से पढ़ा रहे हैं, मतलब पूरा दिल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ना भूख की चिंता कर रहे हैं, ना प्यास की, ना बीमारी की चिंता कर रहे हैं, ठीक है, ना किसी चीज की। बस आपको पागलपन है पढ़ाने का, और कुछ भी नहीं। उस पागलपन से पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं दावा कर सकता हूं कि आपको जो कंटेंट मिल रहा है, आपको जो क्वालिटी मिल रही है, सब कंटेंट भी, चलो कंटेंट भी कॉमन बात होती है, जो डिलीवरी मिल रही है आपको, डिलीवरी, ठीक है, ऑसम डिलीवरी मिल रही है। बस यानी यहां से आपको 100% मिल रहा है। अब जो भी करना है वो आपको करना है, जो भी करना है। अब आपकी तरफ से कमी है, उसको आप पूरा फुलफिल करो और बेहतरीन परफॉर्मेंस दो टेस्ट के अंदर। मैं बोल चुका हूं, आपका हर टेस्ट नीट के टेस्ट एग्जाम की तरह होना चाहिए। तो कोई दुनिया में ताकत नहीं है जो आपको सिलेक्शन से रोक पाए। मैंने तो ना, आपका जितने भी हम टेस्ट लेने वाले हैं, वो हर टेस्ट पागलपन होना चाहिए नीट की तरह। जैसे मैं पढ़ाने का पागलपन है, समझ रहे हो ना मेरी बात, पढ़ाने का पागलपन है, वो आपके अंदर पागलपन टेस्ट के लिए होना चाहिए, और टेस्ट में अच्छे मार्क्स के लिए होना चाहिए। बस यार, हमारे अंदर पागलपन और आप ही पागल हो जाओ, ठीक है। तो जब 2 पागल मिलेंगे तो आग तो लगी जाएगी, ठीक है। तो बस वही चीज चाहिए, टेस्ट को बहुत सीरियसली लेना, और हर टेस्ट मैंने बताया था नीट की तरह देना है यार, रिजल्ट आएगा, ठीक है। मैंने आपके मार्क्स देखे थे, बहुत अच्छे मार्क्स परफॉर्म कर रहे हो आप, आपने कमेंट में सारे मार्क्स दिए थे, मैंने मैसेज भी देखे थे, और अभी भी आप दे रहे हो, नो डाउट। जिन बच्चों के मार्क्स बहुत बेहतरीन आ रहे हैं, 600 प्लस आ रहे हैं यार, कोई रोक नहीं पाएगा इनको, पक्की बात है, ठीक है। 700 तक बच्चे लेकर के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, सुपर। तो अब लास्ट में एक और बचा हुआ है स्टार्च, और ये और देख लो जो हमने पहले कराया था। स्टार्च का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाएगा। माउथ में 30% स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है सलाइवरी एमाइलेज के थ्रू। रिमेनिंग 70% स्टार्च, ठीक है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज के थ्रू होता है। दोनों ही एमाइलेज हैं, बस अंतर इतना है कि माउथ में जो सलाइवरी एमाइलेज होता है वो 6.8 पर काम करता है, और पेनक्रियाटिक एमाइलेज 7.8 पर काम करता है। दोनों ही एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में तोड़ते हैं, जो डाइसेकेराइड है, और डाइसेकेराइड को तोड़ने वाले एंजाइम कहां होते हैं? इंटेस्टाइनल जूस के अंदर। क्लियर है बिल्कुल? माल्टेज जो माल्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। पर आप 2 एडिशनल डाइसेकेराइड्स भी हैं जो आप खाते हो, जैसे लैक्टोज। जैसे लैक्टोज कहां होती है? मिल्क में। लैक्टोज किस में टूटती है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। कौन तोड़ता है? लैक्टेज। और आपने मिल्क के अंदर शुगर भी डाल रखी है, तो आप सुक्रोज भी इंटेक कर रहे हो। सुक्रोज इंटेक कर रहे हो तो आप क्या खा रहे हो? तो किस में टूटेगी सुक्रोज? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो कौन सा एंजाइम यूज करोगे आप? सुक्रेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टेज। तो यहां तक क्लियर था? यस। जिनके 370 आ रहे हैं वो कोशिश करो 600 के पास पहुंचाने की, ठीक है, कोशिश करो बस, कोई नहीं, ठीक है। बस मैं चाह रहा हूं मैं कोशिश करते रहो, ठीक है। और 600 प्लस होते ही उसको मेंटेन करो, 600 प्लस होते ही मेंटेन करो, बस, और कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़े। कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया, याद भी हो गया होगा। पूरे डाइजेशन का सबसे टिपिकल पार्ट था प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जिसकी मास्टरी आपको हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, आज बात करेंगे एब्जॉर्प्शन। मैं आप चैप्टर एंड हो जाएगा, मैं आराम से करा रहा हूं, चैप्टर एंड करके एनसीईआरटी कराऊंगा मैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। पता है एक फूड ऐसा होता है, फूड भूल गया मैं, एक सब्सटेंस ऐसा होता है जो माउथ से ही एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होता है, ठीक है। एक बच्चा था, अपनी माँ से, मदर से हाथ रख कर कसम खा के आया था कि माँ तेरी कसम खा रहा हूं कि आज के बाद एक घूंट भी, मतलब परेशान थी माँ, यार बहुत पीता था, कि माँ तेरी कसम आज के बाद एक घूंट भी कंठ से नीचे नहीं उतारूंगा। ड्रिंक की बात चल रही है, ठीक है, कंठ से नीचे नहीं उतारूंगा। माँ तो बोली वाली कि भाई लल्ला बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा लल्ला, ठीक है। तो माँ मान गई कि लल्ला कितना भी दोस्त तेरे ऊपर प्रेशर डाले
तू एक घूंट भी कंठ से नीचे मत उतारियो। समझना मेरी बात। तो लल्ला नालायक था, ठीक है, उन्हें माँ तेरी कसम, ठीक है, एक घूंट भी कंठ से नीचे नीचे नहीं उतारूंगा, चाहे दोस्त कितना भी प्रेशर डालेंगे। तो भाई लल्ला गया दोस्तों के साथ, दोस्त के मान रहे थे, तो उन्होंने अरे यार ठीक है, अरे कसम खाई है, अरे ठीक है। तो एक बोला अरे कसम क्या खाई है कि एक घूंट भी कंठ से नीचे नहीं उतारूंगा। तो एक काम कर, गरारे में ही काम हो जाएगा। समझ में आया? तो एक सब्सटेंस ऐसा होता है जो माउथ की ओरल कैविटी से ही अब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, वो कौन होता है? एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन माउथ से ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है और स्टमक तक आते आते पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। समझ गए? पर स्टार्टिंग माउथ से हो जाती है। इसीलिए फार्मा कंपनी पहले पुराने टाइम पर 1% एल्कोहल, ठीक है, ड्रग्स में सिरप में मिलाते थे, पर गवर्नमेंट ने इसको बैन किया क्योंकि इसका एक ही ड्रॉबैक था, क्या? एडिक्शन। तो इस एडिक्शन से बचने के लिए इसको बैन किया गया और आज की डेट में ये सिरप में नहीं यूज होता। पर अल्कोहल की एब्जॉर्बिंग पावर बहुत तगड़ी होती है और अल्कोहल हर ड्रग की एफिशिएंसी को कई टाइम बढ़ा भी देता है। तो कभी भी ये भी ध्यान में रखना चाहिए क्या हम खा रहे हैं। एल्कोहल के संग कभी भी कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, उसकी एफिशिएंसी किसी भी मल्टीपल टाइम में बढ़ सकती है जो बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकती है, डेथ तक को लीड कर सकती है। समझ रहे हो? चलो, तो हम सबसे पहले बात करते हैं ओरल कैविटी में क्या चीज एब्जॉर्ब होती है। सम ड्रग्स। अगर मैं ड्रग्स की बात करता हूं तो ड्रग्स में कौन कौन से ड्रग्स होंगे यहां पर? एस्प्रिन, डिस्प्रिन, अच्छा स्टमक में क्या क्या होता है? स्टमक में ये डिट्टो कॉपी कर दो। एस्प्रिन डिस्प्रिन तो होती ही है, इसके अलावा स्टमक में और क्या होता है? इसके अलावा स्टमक के अंदर हम बात करेंगे वाटर भी होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं फ्री ग्लूकोज। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आइंस भी होते हैं, जैसे आयरन, जैसे सोडियम आयन, एटसेट्रा। तो अल्कोहल, सम ड्रग, एस्प्रिन, डिस्प्रिन, वाटर, फ्री ग्लूकोज, आइंस, ठीक है, एटसेट्रा, ये सब स्टमक में एब्जॉर्ब होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करते हैं तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। और अगर हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन तो मैक्सिमम वाटर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। पर भाई स्मॉल इंटेस्टाइन बनी ही है एब्जॉर्प्शन के लिए, डिडनम मैक्सिमम डाइजेशन। पर जेजुनोमिलियम की बात करता हूं तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। उसमें भी अगर मैं इलियम की बात करूं ना, इलियम की बात, समझो,
भाई ओरल कैविटी में अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सम ड्रग्स लाइक एस्प्रिन डिस्प्रिन ये ओरल कैविटी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यहां से स्टार्ट हो जाते हैं और स्टमक तक आते आते अल्कोहल और ड्रग पूरे पूरे एब्जॉर्ब हो जाते हैं लाइक एस्प्रिन डिस्प्रिन। वाटर स्टमक से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। फ्री ग्लूकोज, फ्री ग्लूकोज समझते हो, जैसे आप ग्लूकॉन डी पीते हो, ठीक है, ग्लूकॉन डी वो ग्लूकोज की फॉर्म है, यानी आप फ्रीली ग्लूकोज की फॉर्म में ग्लूकोज को अगर लेते हो तो स्टमक से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल केस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है जाकर के, तब जाकर के वहां से एब्जॉर्ब होता है जब आप पॉलीसेकेराइड ले रहे हो, पर आप ग्लूकोज को ग्लूकोज की फॉर्म में ले रहे हो तो वो वहीं से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। समझ गए होगे। अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करता हूं तो मैक्सिमम वाटर कहां से एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, समझ रहे हो ना। अगर मैं ड्यूडेनम की बात करता हूं, ठीक है, मैक्सिमम, इसके अलावा ध्यान रखना आयरन और सोडियम ये भी स्टमक से हो जाते हैं। ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन होता है। क्यों होता है मैक्सिमम डाइजेशन? क्योंकि ड्यूडेनम के अंदर क्रप्ट ऑफ लिवर खून भी होते हैं, ड्यूडेनम के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड भी होते हैं, ड्यूडेनम के अंदर बाइल का सिक्रेशन भी होता है, ड्यूडेनम के अंदर पैनक्रियाटिक जूस भी रिलीज करता है। यानी ड्यूडेनम एक ऐसी जगह है जहां सारे जूस एक साथ रिलीज हो रहे हैं, तो इसलिए मैक्सिमम डाइजेशन इन ड्यूडेनम, बट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की जब भी बात आएगी जेजुनम और इलियम, ये याद रखना है आपको, ठीक है। जिसमें भी जो विटामिन B12 खाते हो, जो कैस्टल इंटरेंसिक फैक्टर की हेल्प से एब्जॉर्ब होता है, वो इलियम वाले पार्ट से होता है, वो मैंने स्पेसिफिक लिखाई दिया है आपको। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है भाई? लार्ज इंटेस्टाइन में एनसीईआरटी की एक लाइन याद रखना, वाटर आइंस एंड सम ड्रग्स। बस 3 बात ध्यान रखनी, वाटर आइंस एंड सम ड्रग्स, बस। पर मैक्सिमम वाटर जब भी आएगा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन लगा के आना है। मैक्सिमम वाटर ऑलवेज स्मॉल, बिल्कुल। वाटर, मिनरल्स एंड ड्रग्स, आइंस या मिनरल्स एक ही बात है, ठीक है। मैं मिनरल्स भी लिख देता हूं, कहोगे क्या है, ठीक है, आइंस या मिनरल्स एक ही बात है। एंड सम ड्रग्स, ये कहां से एब्जॉर्ब हो रहे हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में 3 ही बातें ध्यान रखनी है, ठीक है, वाटर, ठीक है, आइंस या मिनरल्स और सम ड्रग्स, बस। इसके अलावा फूड का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता, उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन नेचर ने बनाई है। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं यहां से, आपके कुछ भी नहीं छूट रहा, कंप्लीट, कुछ भी नहीं बचेगा। मैक्सिमम वाटर स्मॉल इंटेस्टाइन से, विटामिन B12 इलियम वाले पार्ट से, मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम में, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जेजुनम इलियम के अंदर, स्टमक से वाटर, फ्री ग्लूकोज, ठीक है, आइंस में आयरन सोडियम एटसेट्रा। इसके अलावा एल्कोहल माउथ से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होता है, स्टमक तक आते आते पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। सम ड्रग्स एस्प्रिन डिस्प्रिन माउथ से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होती है और स्टमक तक आते आते पूरी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। यहां तक बताओ कोई डाउट शाउट है? सर मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन साफ साफ लिख दिया, मैंने पता है बच्चा पूछेगा, इसलिए मैंने लिख दिया मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन अलग से लिख दिया मैंने। अब कंफ्यूज नहीं होगे। अब कंफ्यूज होते कहां हो? एनसीईआरटी की एक लाइन जो आपको कंफ्यूज करती है, बताता हूं मैं एनसीईआरटी की लाइन क्या है। वैसे एनसीईआरटी डिस्कशन में लूंगा उसको अभी मैं, पर फिर भी बता देता हूं मैं। एनसीईआरटी में एब्जॉर्प्शन की एक समरी दे रखी है, ठीक है। जैसे माउथ में क्या क्या चीज एब्जॉर्ब होती है, माउथ, सर्टेन ड्रग लाइक एस्प्रिन डिस्प्रिन come in contact with the mucosa of mouth and lower side of the tongue are absorbed in the blood capillary in, ठीक है, lining them, समझ रहे हो। तो इनमें सम ड्रग के संग एल्कोहल भी याद रखना है, एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, वो एडिशनल पॉइंट लिखा दिया, ठीक है। यहां से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होता है, यहां तक आते आते कंप्लीटली एल्कोहल एब्जॉर्ब हो जाता है। स्टमक में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यहां से स्टार्ट हो जाता है। सिंपल शुगर यहां से एब्जॉर्ब, अच्छा सिंपल शुगर और ऐड कर दो, सिंपल शुगर शायद नहीं लिखा था मैंने वहां पर,
सिंपल शुगर वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं यहां से। फ्री, अच्छा सिंपल शुगर मतलब फ्री ग्लूकोज लिख दिया है मैंने, फॉर्म लिख दी है। फ्री ग्लूकोज की फॉर्म में सिंपल शुगर ब्रैकेट में लिख देते हैं, सिंपल फ्री ग्लूकोज मतलब सिंपल शुगर। ये यहां से एब्जॉर्ब हो रहे हैं। और देखो एंड अल्कोहल, यहां तक आते आते अल्कोहल कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, टेक प्लेस। स्मॉल इंटेस्टाइन बनी ही एब्जॉर्प्शन के लिए, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी मेन ऑर्गन है जो कि फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर न्यूट्रिएंट, ठीक है। द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, डाइजेशन सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोसा ऑफ द ब्लड स्ट्रीम लिम्फ, ठीक है। तो ये तो क्लियर था ही। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक प्लेस। ये तीन बातें ध्यान रखनी है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो एनसीईआरटी यहां पर हमारी पूरी कवर हो रही है। अब कंफ्यूजन कहां होता है बच्चों को वो देख लेते हैं, यहां होता है। देखो यहां भी साफ साफ दे रखा है इन्होंने, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मैक्सिमम वाटर नहीं, सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग। कहां पर बात कर रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। तो कंफ्यूज नहीं करना है कि लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता, सम वाटर होता है। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब कहां से होता है, मैक्सिमम वाटर स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। ओके, मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में भाई नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर इन लार्ज इंटेस्टाइन। द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का मेन क्या है, एक तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग, इसके अलावा सीक्रेशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन एडहरिंग द वेस्ट, यानी अनडाइजेस्टेड जो भी, ठीक है, पार्टिकल्स थे टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर एन इजीली पास। लार्ज इंटेस्टाइन म्यूकस रिलीज करती है जो एक तरीके से जो भी फीकल मैटर है, सड़ा हुआ मटेरियल, उसको लुब्रिकेट करके वो आगे बढ़ने में हेल्प करता है, इससे आगे बढ़ पाए, वो रेक्टम में पहुंचे जहां उसको आसानी से निकाला जा सके, ठीक है। बस मेन फंक्शन यही है, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस कॉल्ड फीसिस, फीसिस बोलते हैं उसको, आप जानते ही हो, एंटर इनटू द सीकम, सीकम में एंटर करता है ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की, थ्रू द इलियोसिकल वॉल्व, ये आप जानते हो, विच प्रिवेंट द बैक फ्लो। आप जानते हो यहां पर इलियम वाला पार्ट था, यहां पर इलियोसिकल वॉल्व था जो कहां खुल रहा है, सीकम वाले पार्ट में खुल रहा है, सीकम वाले पार्ट में। तो यहां वॉल्व क्यों लगाया, कहीं ऐसा ना उसका बैक फ्लो हो जाए, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ये वॉल्व यहां पर लगा हुआ होता है। विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर, इट इज टेम्परेरी स्टोर्ड। कहां पर स्टोर होता है फीकल मैटर, रेक्टम में, जब तक कि उसका डेफिकेशन ना हो जाए। यहां टर्म दे दिया डेफिकेशन, डेफिकेशन का मतलब बाहर निकलना। द एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर द न्यूरल कंट्रोल, ये कंट्रोल आ गया, पूरा कंट्रोल करा चुका हूं मैं, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल भी करा दिया मैंने आपको, न्यूरल कंट्रोल भी करा दिया मैंने, ठीक है, फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट। दस, ठीक है, द साइट, स्मेल एंड और अदर प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, ठीक है। जैसे गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रेशन आर आल्सो सिमिलरली स्टिमुलेट बाय द न्यूरल सिग्नल। द muscular activity of different part of the alimentary canal also moderate by the neural mechanism, both local and through the CNS। लोकल का मतलब है लोकल हार्मोन की बात चल रही है जो लोकल टिश्यू से निकलते हैं आसपास, जैसे मैंने आपको गैस्ट्रिन हार्मोन बताया था, जैसे सिक्रेटिन हार्मोन बताया था मैंने, एंटेरोगैस्ट्रोन बताया था मैंने आपको, सीसी के पीजेट बताया था, ये लोकल हार्मोन हो गए। तो लोकल हार्मोन एंड थ्रू द CNS। Hormonal control of the secretion of the digestive juice is carried out by the local hormone produced by the gastric and intestinal mucosa।
जो लोकल सेल से, आसपास की सेल से निकलते हैं और इसके कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस एनसीईआरटी से तो वो चीज समझ में आएगी नहीं आपको, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया है आपको। न्यूरल कंट्रोल भी समझा दिया मैंने आपको और हार्मोनल कंट्रोल भी समझा दिया मैंने आपको बहुत डिटेल में। न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल एकदम क्लियर है आपको, यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए। वापस आते हैं, तो ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन। भाई एब्जॉर्प्शन कहां से क्या क्या चीज एब्जॉर्ब हो रही है, एकदम क्लियर है, डन। बिल्कुल एनसीईआरटी में मोस्ट वाटर लिखा हुआ है, पर एनसीईआरटी सम वाटर भी लिख रही है, ठीक है, समझाऊंगा इस वाली बात को। मोस्ट, मोस्ट का मतलब होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन मोस्टली वाटर के लिए ही परमेबल होती है, यहां से वाटर ही जाता है पर मैक्सिमम वाटर नहीं जाता, इससे ध्यान रखना है आपको। लार्ज इंटेस्टाइन मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन, मोस्ट ऑफ द, ना कि मैक्सिमम वाटर, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई चीज एब्जॉर्ब ही नहीं होती, बस वाटर होता है कि मोस्टली वाटर यहां से निकलता है, मोस्टली लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली वाटर ही निकलता है, कुछ और नहीं निकलता, पर मैक्सिमम वाटर कहां से निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ऐसे याद रखना है आपको, क्योंकि मैक्सिमम टर्म आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। और भाई लार्ज ड्रग हर समय तो खाते नहीं हो, मिनरल्स भी हर समय एब्जॉर्ब नहीं होते, जो स्मॉल से हो जाते हैं, तो बचा हुआ पानी जो होता है वाटर, वो लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द वाटर, ना कि मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। एनसीईआरटी ये भी लिख रही है साथ में सम वाटर, दोनों चीज दिखा दी मैंने, सम वाटर मतलब कुछ वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में, पर मैक्सिमम वाटर फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन अभी दिखा दिया है मैंने, ठीक है। चलो भाई ये समझ में आ गया, ये सब चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं। अब जब ये एब्जॉर्ब होती हैं तो कैसे होती हैं, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, बाय फैसिलिटेटेड, बाय सिंपल डिफ्यूजन, ये टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब होने के तरीके। अब इसको ड्रॉ करना है फुल पेज हॉरिजॉन्टल। समझो, एक कहानी सुना रहा हूं, उस कहानी से आपको याद रहेगा, ठीक है। भाई हमारी कोचिंग में
कुछ बच्चे थे, उनको आने और जाने में काफ़ी टाइम लगता था, अपने हॉस्टल से कोचिंग, कोचिंग से हॉस्टल। समझना मेरी बात, आने जाने में टाइम लगता था। तो उन बच्चों ने क्या काम किया, कुछ पैसे इकट्ठे किए, 2 बच्चे थे, पैसे इकट्ठे किए और उन्होंने पैसे इकट्ठे करके एक छोटी सी नैनो कार परचेज कर ली। क्या? नैनो कार परचेज कर ली। उस नैनो कार में सिर्फ 3 ही सीटें थी, 2 आगे 1 पीछे। कितनी? 2 आगे 1 पीछे। समझना। तो पर डे वो अपनी कोचिंग आया करते थे आगे बैठ करके और जाया करते थे, बीच में एक टोल भी मिलता था। पर जब आते और जाते थे तो बीच में उनके दोस्त उनसे लिफ्ट मांगते थे। तो एक सीट खाली होती थी तो वो अपने दोस्त को वहां बैठा लेते थे, भाई जो भी चाहे बैठ जाए, भाई एक ही सीट है, तो जिसको भी बैठना है बैठ जाए, पर सीट एक ही है। समझने की कोशिश करना। तो दोस्त आते थे, बैठते थे, सीट एक ही है। समझने की कोशिश करना। पर उन दोस्तों से कहा जाता था कि रास्ते में टोल आएगा यार, पैसे तुम भी दे दो। तो उन दोस्तों को भी उस ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ पैसा खर्च करना पड़ता था, टोल वाला मनी। समझना। तो वो रोज पर डे गाड़ी से आते थे, जाते थे, उनको किसी का वेट नहीं करना होता था क्योंकि गाड़ी उनकी थी, पैसा उनका था। पर रास्ते में दोस्त मिलते थे, उनको वेट करना होता था, इंतजार करना होता था कि कब मेरे दोस्त आएंगे, कब हमें बिठाएंगे। बिठाने के लिए भी सीट खाली होगी तो बैठेंगे, नहीं खाली होगी पीछे वाली तो नहीं बैठ पाएंगे। समझ रहे हो? तो उनका ट्रांसपोर्ट उस गाड़ी से हो रहा है। एक्टिव या पैसिव? एक्टिव, क्योंकि उन्होंने गाड़ी खरीदी है। समझ रहे हो? उसमें पेट्रोल भी डलता है, रास्ते में टोल भी देते हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। उनके दोस्तों का एक्टिव हो रहा है पैसिव, दोस्तों को टोल खर्च करना होता है, यानी दोस्तों का भी ट्रांसपोर्ट एक्टिव हो रहा है। अंतर इतना है, वो गाड़ी उन दोनों की है तो उनको किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है, तो उनका ट्रांसपोर्ट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जबकि जो लिफ्ट मांग रहे हैं उनका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। आप समझ रहे हो? उनका ट्रांसपोर्ट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जबकि दोस्तों का ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए है, समझ में आ गई होगी। तो 2 दोस्त हैं जिन्होंने पैसा इकट्ठा करके नैनो परचेज की, जिसमें 3 सीटें थी, 2 आगे 1 पीछे। उस पहली वाली आगे वाली सीटों पर रोज बैठ करके जाते थे, आते थे, जाते थे, आते थे। पीछे की सीट खाली थी, उसमें वो लिफ्ट देते थे क्योंकि उसको वो टोल में यूज कर लेते थे, जो भी बच्चा बैठता था, ठीक है? तो जो आगे बैठे हैं उनका ट्रांसपोर्ट भी एक्टिव है, पीछे बैठ के आ रहा है उसका ट्रांसपोर्ट भी एक्टिव है। अंतर इतना है, जिनकी गाड़ी है उनका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी नहीं है, जबकि जो दोस्त पीछे बैठ के आ रहा है उसका ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि टोल तो उसको भी देना पड़ रहा है ना, तो उसका भी क्या है? एक्टिव है, पर सेकेंडरी एक्टिव है। तो समझ में आया डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट? ठीक है। अब जैसे उसको मैं कोरिलेट कर रहा हूं यहां से, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वो कार है नैनो, कितनी सीटें हैं इसमें? 3 सीटें हैं। समझना, ये सोडियम आएगा अपनी सीट पर बैठ जाएगा, ये सोडियम आएगा अपनी सीट पर बैठ जाएगा, क्योंकि इन दोनों सोडियम ने इस गाड़ी को परचेज किया है। तो सोडियम का ट्रांसपोर्ट एक्टिव होगा पैसिव? भाई एक्टिव होगा। ये सोडियम का एक्टिव, इस सोडियम का ट्रांसपोर्ट भी एक्टिव, पर कौन सा एक्टिव? प्राइमरी या सेकेंडरी? इन सोडियम का ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कैसा हो रहा है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्योंकि ये गाड़ी उनकी है, तो क्या बोलेंगे? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक सीट खाली है, इसमें दोस्त मिल रहे हैं, ग्लूकोज मिल रहा है लास्ट रास्ते में, अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं रास्ते में, गैलेक्टोज मिल रहा है रास्ते में। तो इन दोस्तों को बोला जाता है भाई एक सीट खाली है, जिसका मन करे वो सीट पर बैठ जाए, हम उसका क्या करा देंगे? ट्रांसपोर्ट करा देंगे। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, इसको बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि टोल तो इनको भी देना है भाई। तो समझ में आया क्या अंतर है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में? आई या नहीं आई?
ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? हाँ बेटा, टोल क्या होता है सर? अच्छा, टोल नहीं जानते, कहीं घूमे नहीं हो, निकले ही नहीं हो मुझे लग रहा है। ठीक है, जब हम किसी अच्छी सी रोड पर लॉन्ग ड्राइव करने निकलते हैं तो रास्ते में देखा होगा उस रोड को बनाने के लिए कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जगह जगह पैसे वसूल करती हैं कि भाई इस रोड पर चलना है तो पैसे देने पड़ेंगे आपको, उसी को टोल टैक्स बोलते हैं। समझ में आया ना? टोल टैक्स या टोल। ओके, बीएमएस। कार वाला कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? उस कार वाले कंसेप्ट को यहां लगाया तो सोडियम का ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जो रास्ते में दोस्त मिल रहे हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड और गैलेक्टोज, उसका ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कंसेप्ट अभी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो भाई उनके पास पैसा था इसलिए वो उस तरीके से ट्रांसपोर्ट कर लेते थे। पर उस क्लास में एक बच्चा भी था, उसके मन में भी ख्याल आया, काश काश मैं भी नैनो खरीद पाता, काश मैं भी टाइम से कोचिंग आता और आगे की सीट पर बैठता, पर मैं पीछे बैठ पाता हूं क्योंकि ये पहले आ जाते हैं कार से, मुझे बहुत टाइम लगता है। पर उसके मन में ख्याल एक और आया, क्यों ना मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करूं, क्यों ना मैं टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस दूं, तो ये फैसिलिटी तो मुझे कोचिंग वाले भी प्रोवाइड करा सकते हैं। यस, क्योंकि जो बच्चे अच्छे परफॉर्मर होते हैं, जो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, तो अक्सर कर मैंने देखा है कोचिंग्स में उनको एडिशनल फैसिलिटीज दी जाती हैं और बेटर परफॉर्म करने के लिए। तो बस उस बच्चे ने दम लगाई और पहले टेस्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और टॉप रैंकर बन गया। कोचिंग की निगाह गई, उसने कहा भाई ये तो टॉप रैंकर है, ठीक है, इसको एडिशनल फैसिलिटी भी दो तो इंडिया लेवल पे भी टॉप रैंक फोड़ देगा। तो उसको क्या काम किया, उसको उठा करके, समझ रहे, जो दिक्कतें हो रही थी उसकी दिक्कतें सॉल्व करनी चालू की। भाई दिक्कत क्या हो रही थी? टाइम से नहीं आ पाता था, तो कोचिंग को लगा अगर टाइम से आ जाएगा तो शायद और अच्छा कर पाए, तो उसके लिए कोचिंग से एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। कोचिंग की गाड़ी जाती थी, उसको हॉस्टल से लेती थी, फिर कोचिंग से हॉस्टल, तो इसको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई। क्या उसमें उसकी कोई एनर्जी जा रही है? नो, विदाउट एनर्जी उसको एक फैसिलिटी मिल रही है। समझ रहे हो? तो हम बात करते हैं इस फैसिलिटी की। समझो, वो कौन होगा? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, एंड फ्रक्टोज। यानी ये वो सब्सटेंस हैं जिनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है, जो डायरेक्टली इस प्रोटीन के थ्रू क्या हो जाता है, इनका ट्रांसपोर्ट। तो इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को जो कैरियर प्रोटीन के थ्रू हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? कैरियर प्रोटीन। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? इसको को ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि सोडियम के साथ हो रहा है। ये भी कहीं पूछा गया है, को ट्रांसपोर्ट। को मतलब साथ साथ, सोडियम का नहीं होगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये बैठ के आ रहे हैं सोडियम के साथ, को ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कैरियर प्रोटीन के थ्रू हो रहा है, विदाउट एनर्जी हो रहा है, इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, को ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, विदाउट एटीपी। यानी यहां पर भी एटीपी, यहां एटीपी यूज नहीं हो रही। समझ में आया नहीं आया? यानी कोचिंग ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई थी उस टॉप बच्चे को, फैसिलिटी, समझ रहे हो, जो उसके फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल थी विदाउट एनर्जी, क्योंकि उसमें उस बच्चे को कोई भी रेंट नहीं देना था, क्योंकि वो टॉपर था। समझ में आई या नहीं आई? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज,
अमाइनो एसिड प्लस लिपिड, इनके ट्रांसपोर्ट की अगर बात करते हैं, इनका ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन से भी होता है, सिंपल डिफ्यूजन। विदाउट एटीपी। अब क्वेश्चन देखो, अब असली कंसेप्ट तो फिर और आएगा, अभी तो कंसेप्ट और बेहतरीन बनने वाला है। आखिर मैं इस तरीके से क्यों लिख रहा हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, ये तो क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेंगे ही आपको, ठीक है। कोड ट्रांसपोर्ट किसका होता है, प्राइमरी एक्टिव क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिव क्या होता है, ठीक है। सोडियम के संग किसका ट्रांसपोर्ट होता है, ये क्वेश्चन तो मिलेंगे ही आपको। कैरियर प्रोटीन किस टाइप के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पर इसके साथ साथ एक बेहतरीन क्वेश्चन और मिलने वाला है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, ऐसी कौन सी सुगर है, सिंपल सुगर, जिसका ट्रांसपोर्ट 3 तरीके से हो सकता है। क्या क्या, सिंपल डिफ्यूजन, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड। वो कौन सी सुगर है बताओ जरा फटाफट तेजी से, वो होगी ग्लूकोज। फटाफट बताओ, ग्लूकोज। तीनों तरीके से होगा ग्लूकोज का, ध्यान से देखो। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी ग्लूकोज का हो रहा है, ठीक है, ग्लूकोज का। फैसिलिटेटेड भी हो रहा है ग्लूकोज का, सिंपल डिफ्यूजन भी हो रहा है। यानी ग्लूकोज एक ऐसी सुगर है जिसका ट्रांसपोर्ट 3 तरीके से हो सकता है, कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करेगा। क्वेश्चन अगला आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सुगर, या ऐसी कौन सी सुगर है, सिंपल सुगर, जिसका ट्रांसपोर्ट ओनली और ओनली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और कुछ भी नहीं होता। ओनली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या लगा क्या आने वाले हो, ओनली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जब भी हम बात करेंगे तो ध्यान क्या रखना है आपको, यहां पर गैलेक्टोज, गैलेक्टोज ओनली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, गैलेक्टोज ओनली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है बिल्कुल। तो गैलेक्टोज की जब भी बात आएगी ओनली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से कौन सी सुगर ऐसी है, सिंपल सुगर, जिसका ट्रांसपोर्ट ओनली और ओनली फैसिलिटेटेड होता है, ओनली फैसिलिटेटेड। फ्रक्टोज, कई बार पूछा क्या है, फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, ओनली और ओनली फैसिलिटेटेड, ओनली और ओनली फैसिलिटेटेड। तो शुगर पे 3-4 क्वेश्चन तो यही बन गए, तीनों तरीके से। ग्लूकोज का, सेकेंडरी एक्टिव गैलेक्टोज का, और फैसिलिटेटेड पूछेगा तो आप बोलोगे फ्रक्टोज का, ठीक है। गैलेक्टोज और फ्रक्टोज इन सब तीनों पे क्वेश्चन आते हैं। तो समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल मजा आया नहीं आया। इसके अलावा अमाइनो एसिड तो आप जानते हो भाई, पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं, कई टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं। तो अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट तीनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। और लिपिड तो आप जानते हो, लिपिड अब जो मेम्ब्रेन होती है वो भी लिपिड नेचर की होती है, तो लिपिड तो ओनली सिंपल डिफ्यूजन शो करेगा ही। तो एक तो क्वेश्चन ये सारे बन गए आपके सामने हैं, सारे के सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे आपके सामने मैंने बहुत ट्रिकली लिखा है, बहुत ट्रिकली समझाने की कोशिश की है, और एक्सप्लेनेशन भी बहुत बेहतर देने की कोशिश की है, जो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। बताओ समझ में आया या नहीं आया, आया तो आग लगाओ, जरूरत है आग की, जरूरत है एनर्जी की। हाँ बेटा मजा आ गया, बहुत बढ़िया, यही चाहिए था। मजा भी आया आपको, कंसेप्ट भी बेहतर बने आपके, बेहतर नहीं बेहतरीन, अल्टीमेट, बहुत सुपर लेवल के वो बना रहा हूं मैं, बहुत अल्टीमेट बनाऊंगा, टेंशन मत करो। मतलब इंडिया बेस्ट दे रहा हूं मैं आपको, ये मैं मतलब दावे के साथ कह सकता हूं ये वाली बात। मुझे नहीं पता इंडिया में किस लेवल का लोग पढ़ा रहे हैं, पर ये दावे के साथ कह रहा हूं जो आपको मैं दे रहा हूं ना वो बेस्ट है। मतलब इससे बेस्ट मैं मान के चल रहा हूं कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि समझ रहे हो ना कि कोचिंग इंडस्ट्री जो काशी है, कोटा, यहां भी देख लिया है और इंडिया के बहुत सारे कोना में देख लिया है कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं इस लेवल का पढ़ रहे हैं, आपको अल्टीमेट मिल रहा है। इसलिए कहीं कहीं भी इस चीज को पैसों से कंपाइल मत करना, ठीक है। कम पैसे में मिल रहा है पर आपको बहुत अल्टीमेट मिल रहा है, ठीक है। तो बस कहीं पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको अपने ऊपर, जो मिल रहा है बेस्ट मिल रहा है,
तो हम ये नहीं सोच सकते कि यार हो सकता है हम ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, शायद हम ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो शायद क्वालिटी हमें नहीं मिल रही है। मैं सच कह रहा हूं, आपको पूरी क्वालिटी मिल रही है, बहुत बेहतर क्वालिटी मिल रही है। इसलिए बस अपने ऊपर बिलीफ रखना और बस बेस्ट परफॉर्मेंस दो और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, सुपर, धूम धड़ाका, बहुत बढ़िया। चलो तो वापस आ जाते हैं, और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा वाटर के ऊपर। वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ठीक है। वाटर का ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस, जब भी वाटर की बात आती है ऑस्मोसिस, जब भी वाटर की बात आती है ऑस्मोसिस। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आयंस की, आयंस की, तो आयंस के अंदर दो टाइप के आयंस हो सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब भी पॉजिटिव आयन की बात करते हैं तो यहां पर सोडियम आयन की बात करते हैं हम, कैल्शियम आयन की बात करते हैं हम, एटसेट्रा। जितने भी पॉजिटिव आयन होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट एक ही तरीका है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जितने भी नेगेटिव आयंस होते हैं जैसे क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयन एटसेट्रा, इन सब का ट्रांसपोर्ट ओनली और ओनली पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव। विदाउट एटीपी। समझे? जितने भी नेगेटिव आयंस होते हैं लाइक बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, आप कहीं पर भी पढ़ना इनके बारे में। आरबीसी की मेम्ब्रेन में भी ट्रांसपोर्ट होता है पैसिव, नेफ्रॉन में भी नेगेटिव आयन का ट्रांसपोर्ट होता है पैसिव। जहां भी पॉजिटिव आएंगे ऑलवेज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये फैक्ट है, ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट है। ये फैक्ट हमेशा आपको याद रहेगा। जब भी वाटर की बात करेंगे ऑस्मोसिस, जब भी आयंस की बात करेंगे पॉजिटिव आयन ऑलवेज प्राइमरी एक्टिव, नेगेटिव आयन ऑलवेज पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट एटीपी। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? यस या नो? बीएमएस जबरदस्त। बहुत बढ़िया। तो बस एंड पर आ गए बेटा, खत्म। ये सारे ट्रांसपोर्ट क्लियर हो गए। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, ये हर साल आता है, हर साल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सारी प्रोटीन्स हैं, कैरियर प्रोटीन है कोई ना कोई प्रोटीन, उनके थ्रू ट्रांसपोर्ट्स हो रहे हैं। अब देखो कैलोरीफिक वैल्यू, एनसीईआरटी ने इसको पीछे दे रखा था पुरानी एनसीईआरटी में। अब एनसीईआरटी ने क्या किया, इसको पीछे से उठा करके मेन थ्योरी में ऐड कर दिया कि फूड की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। अब दो टाइप की कैलोरीफिक वैल्यू होती हैं, एक होती है फिजियोलॉजिकल वैल्यू और एक होती है ग्रॉस वैल्यू। फिजियोलॉजिकल वैल्यू का मतलब है बॉडी के अंदर, फिजियोलॉजी, बॉडी के अंदर वैल्यू क्या होगी। बॉडी के अंदर वैल्यू पॉइंट्स में नहीं होती, एग्जैक्ट होती है। एग्जैक्ट का मतलब है, मतलब पॉइंट्स में नहीं होगी, ठीक है। जैसे फैट की फिजियोलॉजिकल वैल्यू, हमारे बॉडी के अंदर पर ग्राम फैट की कितनी वैल्यू निकल के आती है, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। अगर मैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बॉडी के अंदर वैल्यू पूछता हूं पर ग्राम, तो आप बोलोगे 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के केस में। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के केस के अंदर 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, और जब भी फैट की बात करता हूं 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। जैसे क्वेश्चन आएगा राम ने या श्याम ने या रामलाल ने, ठीक है, इतने ग्राम क्या खाया भाई, प्रोटीन खाया, दाल खाई, साथ में उसने इतने ग्राम चावल भी मिक्स किए, और इतने ग्राम जो भी है डैश डैश डैश
उसने गाय का देसी घी भी डाला उस दाल चावल के अंदर, तो बताओ कितनी कैलोरी कंज्यूम कर ली। अगर आप जानते हो कि फैट में पर ग्राम इतनी एनर्जी होती है, प्रोटीन में पर ग्राम इतनी एनर्जी होती है, और कार्बोहाइड्रेट में पर ग्राम इतनी एनर्जी होती है, तो इनटू करके सबकी एनर्जी निकाल लोगे और लास्ट में सबको जोड़ करके टोटल किलो कैलोरी में निकाल लोगे। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी के अंदर, फिजियोलॉजिकल वैल्यू का मतलब है इन बॉडी। बॉडी के अंदर जो होगी फिजियोलॉजिकल वैल्यू होगी। ठीक है, तो फैट की कितनी होती है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन की 4 किलो कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट की 4 किलो कैलोरी। पर जब भी हम ग्रॉस वैल्यू की बात करते हैं, ग्रॉस वैल्यू का मतलब है इंस्ट्रूमेंटेशन, जो वो पॉइंट्स में आती है, मशीन होती है, मशीन में आपने 1 ग्राम फैट डाल दिया, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन डाल दी और एग्जैक्ट वैल्यू निकाली उसकी, वो ग्रॉस वैल्यू होती है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कम आता है, पर याद रखनी है अगर फिजियोलॉजिकल वैल्यू 9 होगी तो ये थोड़ी ज्यादा होती है, एग्जैक्ट आएगी ना 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम, यहाँ 4 होती है तो 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, वहां 4 होती है तो 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये ग्रॉस वैल्यू होती है, एग्जैक्ट होती है। एनसीईआरटी ने इसको पीछे दे रखा था, अब एनसीईआरटी ने इसको मेन थ्योरी में ऐड कर दिया है, तो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और है न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, ये एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में दे रखे हैं। न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड एनसीईआरटी में स्टार्टिंग के पैरा में दे रखे हैं, पर मैं इसको हमेशा लास्ट में कराता हूं, मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का। ठीक है, कोई मेरा कंसेप्ट पढ़ाने से मतलब नहीं है, मेरा कंसेप्ट है ब्रेन में सेट कैसे होगा। ठीक है, परमानेंटली मेमोरी कैसे बनेगी, सिनेप्स कैसे जनरेट होंगे, तो हर चीज के पीछे रिसर्च है कि किसको किसके संग अटैच करना है, किसको किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके किसको आइसोलेट करना है, लिखाना कैसे है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, कहां पर एनर्जी ज्यादा लगानी है, कहां कम एनर्जी से काम चल जाएगा। तो ये सारी रिसर्च है, सारा साइंस है, तो पूरा साइंटिफिकली पढ़ रहे हो आप। ठीक है, आप पढ़ नहीं रहे हो, साइंटिफिकली पढ़ रहे हो, ये अपने में ही बहुत बड़ी बात होती है। समझ रहे हो, पढ़ तो इंसान कहीं से भी लेता है, ठीक है, पर साइंस के साथ, कंसेप्ट के साथ ब्रेन में सेट करते हुए आगे बढ़ना, ये अपने में एक बहुत बड़ी साइंस है। और ये साइंस मैं ऐसे मुंह से नहीं बोल रहा, आप खुद फील करो ना इस चीज को, आप समझोगे कि यार वाकई में साइंस है या नहीं। और असली फीलिंग तब आती है जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं और खटाखट क्वेश्चंस होते हैं, तब फीलिंग आती है यार हाँ कुछ तो है। समझे, जब रिवीजन करते हैं फटाफट रिवीजन अगर आपका हो रहा है, कुछ तो है। अगर आप क्वेश्चन लगाने बैठते हो और क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं, तब आपको फील आएगा। वो फीलिंग जरूरी है, क्योंकि वो फीलिंग आपको कॉन्फिडेंस दिलाती है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट, भाई अगर मैं बात करूं न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, भाई 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में पैरा में दे रखे हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब क्वेश्चन कभी भी मैक्रो करके आता ही नहीं है, क्वेश्चन चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल या प्रोक्सीमेट फूड कौन से होते हैं और प्रोटेक्टिव फूड्स कौन से होते हैं। आपने मूवी देखी होगी दंगल, देखी होगी दंगल मूवी के अंदर वो लड़की है, ठीक है, उससे पूछते हैं कि भाई तेरी डाइट क्या है, तो बोलती है कितना 100 या जो भी है, ठीक है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, इतने बादाम मैं रोज खाती हूं। तो बादाम क्यों खाते हैं हम, बादाम से क्या एनर्जी लेते हैं? नो, बादाम से हम प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स क्यों खाते हो? ड्राई फ्रूट्स आप माइक्रो न्यूट्रिएंट लेने के लिए खाते हो, उनसे विटामिन लेते हो, उनसे मिनरल्स लेते हो। आप समझ रहे हो, तो मेनली उनसे विटामिन और मिनरल्स लेते हो फॉर प्रोटेक्शन। आप माइक्रो न्यूट्रिएंट जो इंटेक करते हो प्रोटेक्शन के लिए करते हो, और मैक्रो न्यूट्रिएंट एनर्जी के लिए करते हो। ठीक है, इनको हम, ठीक है, प्रोक्सीमेट फूड बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को। ये क्वेश्चन आएगा। अगर मैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करता हूं बेटा, तो उसको बोलेंगे प्रोक्सीमेट फूड या प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं प्रोटेक्टिव की बात करता हूं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करता हूं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन मिनरल्स। प्रोक्सीमेट फूड प्रोवाइड एनर्जी लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, ये एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है एम्स का, अगर किसी इंसान को हम कॉड लिवर ऑयल, मैं यही पूछता हूं सर कर, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल, जरा बताओ, आपको मैं कॉड लिवर ऑयल खिलाता हूं, कॉड लिवर ऑयल की टैबलेट्स खिलाता हूं जो मार्केट में आती हैं, तो आप एक्चुअल में प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल इंटेक कर रहे हो,
कॉड लिवर ऑयल की फॉर्म में या प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल इनटेक कर रहे हो, जरा बताओ। कॉड लिवर ऑयल की टैबलेट्स आते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल जिसको खाते हो आप, प्रोक्सीमेट खा रहे हो या प्रोटेक्टिव खा रहे हो, जरा फटाफट बताओ। प्रोक्सीमेट खा रहे हो या प्रोटेक्टिव? प्रोक्सीमेट या प्रोटेक्टिव? कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल। कई बच्चे प्रोक्सीमेट लिख रहे हैं, कुछ बच्चे प्रोटेक्टिव भी लिख रहे हैं। प्रोक्सीमेट, प्रोटेक्टिव, प्रोक्सीमेट, देखो है ना कंफ्यूजन, तो है ना, सारे एक जैसे होते तो कंफ्यूजन नहीं होता। देखो कॉड लिवर ऑयल की बात करते हैं तो नाम में लग रहा है ऑयल खा रहे हैं, पर ऑयल के टैबलेट खा रहे हो, लिवर ऑयल। आप समझते हो, हर एनिमल के लिवर के अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स और विटामिन स्टोर होते हैं। तो आप जो मार्केट से कॉड लिवर ऑयल के टैबलेट्स खाते हो वो आप एनर्जी के लिए नहीं खाते, उसके लिए तो खाना खाते हो, वो आप मिनरल्स और विटामिन की कमी को दूर करने के लिए खाते हो। मींस कॉड लिवर ऑयल की जो टैबलेट खा रहे हो वो प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल है, प्रोक्सीमेट में नहीं आता, ठीक है। ऑयल लिखा होने से मतलब ये नहीं है क्योंकि आप एनर्जी के लिए खा रहे हो, आप उसमें से मिनरल्स और विटामिन ले रहे हो, इसलिए वो प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल है, समझे। प्रोक्सीमेट, बहुत बढ़िया, प्रोक्सीमेट, समझ गए, फिनिश। यहां पर ये चीज एंड हो जाती है और इस चैप्टर का लास्ट स्टेप, ठीक है, खत्म। इसके बाद चैप्टर का एंड कर देंगे, इसके बाद हम थोड़ा जल्दी खत्म कर देंगे, आज 1 बजे आप क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, समझे। हाँ प्रोटेक्टिव बेटा, करेक्ट, जो प्रोटेक्टिव लिख रहे हैं वो करेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। अब अभी तक नीट में क्वेश्चन नहीं आया एनसीईआरटी, ये टोटल एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के पैरा को चिपका दिया है मैंने यहां पर ला करके, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब एक क्वेश्चन है जो अभी तक नहीं आया, एनसीईआरटी बोलती है गट इन्फेक्शन के लिए बैक्टीरिया और वायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नो डाउट बैक्टीरिया और वायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मान लेते हैं, बैक्टीरिया वायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं गट इन्फेक्शन के लिए। क्या इसके अलावा कोई और भी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, ये अब पूछा जाएगा, अभी तक नहीं पूछा गया, पूछा जाने वाला है आगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर गट इन्फेक्शन। पैरासाइट, समझ गए ना, तो 5 पैरासाइट याद रखने हैं जो गट इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पैरासाइट, 5 पैरासाइट में क्वेश्चन नहीं आया, आएगा, जैसे टेप वॉर्म, ये गट इन्फेक्शन करता है, राउंड वॉर्म गट इन्फेक्शन करता है, थ्रेड वॉर्म गट इन्फेक्शन करता है, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म। ये 5 के 5 जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं ये आपको याद रखने होंगे, ये गट इन्फेक्शन करते हैं। बैक्टीरिया वायरस तो करते ही हैं, पर इसके साथ साथ ये पैरासाइट भी गट इन्फेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, समझे, हाँ या ना। पैरासाइट की बात चल रही है तो बिल्कुल जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी लास्ट में एटसेट्रा भी लिख रही है, मींस इसके अलावा भी होते हैं, पर अभी आपको 5 याद रखने हैं, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म। वैसे राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म एक ही बात होती है, पर एनसीईआरटी ने अलग लिख रखा है तो कोई बात नहीं, याद रख लो, हुक वॉर्म और पिन वॉर्म, यस। चलो अब एक एक डिसऑर्डर पढ़ते हैं, टोटल 5 डिसऑर्डर आपको पढ़ने हैं एनसीईआरटी के। पहला जॉन्डिस, पहला कौन सा, जॉन्डिस, मतलब पी लिया, क्या पी लिया भाई, क्या पी लिया, क्या पी लिया, जॉन्डिस मतलब पी लिया। क्यों होती है जॉन्डिस या पी लिया, समझो। मैंने आपको बताया था जब आरबीसी का टाइम पूरा हो जाता है तो उसका ब्रेकडाउन होता है स्प्लीन में, मतलब आरबीसी के अंदर भरे हुए हीमोग्लोबिन का भी ब्रेकडाउन होगा और हीमोग्लोबिन टूटेगा, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीम और ग्लोबुलिन में सर्कुलेटरी सिस्टम, अगला चैप्टर स्टार्ट अच्छा अगला रेस्पिरेटरी स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद सर्कुलेटरी स्टार्ट करेंगे। कल हम रेस्पिरेटरी स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर है। आज भी कर सकते थे पर मुझे लगा पूरी एनसीईआरटी एक बार अच्छे तरीके से डिस्कस करा दूं बच्चों को, तो एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाएगी हमारी और थ्योरी तो पूरी कंप्लीट कर ही दी हमने, ठीक है। और क्वेश्चंस
हम ऑलरेडी दे ही रहे हैं आपको, ठीक है। अब मैंने सारे क्वेश्चंस आपको लास्ट वाली सीरीज में रखूंगा रेगुलरली, मतलब ब्रह्मास्त्र में सारे क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र में दे रहा हूं, जिससे कि थोड़ा आपको आसानी रहेगी, एक साथ उस सेशन को ज्वाइन करने में मजा आएगा, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एक साथ ब्रह्मास्त्र में मिल जाएंगे आपको, एक बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। वो सीरीज चलती रहेगी आपकी, रेगुलर चलती रहेगी ब्रह्मास्त्र, ठीक है। और उसको हम कम टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा पोल जनरेट कराएंगे। पोल का मतलब होता है हम क्वेश्चन रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन आएंगे, आप ABCD ऑप्शन में से जो ऑप्शन दबाएंगे ना, तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा किस बच्चे ने, कितने % बच्चों ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, समझ रहे हो। हम चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं कि कौन सा बच्चे ने पहला रिस्पॉन्स दिया है, पर मास लेवल पर हो रहा है तो थोड़ा सा उतना ठीक नहीं है। पर हाँ, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाता है कितने बच्चे सही डायरेक्शन में आ रहे हैं, कितने बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो पोल के थ्रू होता है, तो वो भी जनरेट करेंगे, ठीक है। समझे? पोल नहीं, यस पोल। अब हर तरीके के बच्चे, कोई पोल चाहता है, कोई पोल नहीं चाहता, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, करते हैं। हो गया, सक्सेस हो गया तो बढ़िया है, नहीं हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जॉन्डिस की बात चल रही थी। जॉन्डिस के अंदर मैंने बताया था बेटा, पीलिया जॉन्डिस, कि अगर बॉडी के अंदर बिलिरुबिन ब्लूबर्डिन जो हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बन रहे हैं, ये बॉडी में स्प्रेड हो जाएं, फैल जाएं, ठीक है, ब्लड में मिक्स हो जाएं, तो येलोइश अपीरियंस आती है, येलोइश अपीरियंस, इसी को हम जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है। ड्रिंकर्स की डेथ का मेन कॉज जॉन्डिस ही होता है, क्योंकि उसका लिवर डैमेज हो जाता है और बिलिरुबिन ब्लूबर्डिन बाहर नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से वो स्प्रेड हो जाते हैं ब्लड के अंदर और जॉन्डिस की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, समझे। तो जॉन्डिस, द लिवर इज इफेक्टेड, जब भी आपका लिवर गड़बड़ होगा, जैसे हेपेटाइटिस वायरस का इन्फेक्शन होता है तो लिवर डैमेज होता है, लिवर डैमेज होगा तो जॉन्डिस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि लिवर ही वो जरिया है जो बिलिरुबिन ब्लूबर्डिन टॉक्सिक मटेरियल को, जो हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनते हैं, उसको बाहर निकालता है बाइल पिगमेंट के साथ। तो अगर लिवर इफेक्टेड होता है तो स्किन और आईज टर्न येलो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। और बाइल पिगमेंट की जब भी बात आती है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, बाइल पिगमेंट फॉर्म बाय ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। फॉर्म बाय ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनते हैं बाइल पिगमेंट्स, समझे। पोल पोल पोल, हाँ भाई पोल जनरेट करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। हर तरीके की चीज लेके चलेंगे, आप टेंशन मत करना, ठीक है। अब पहले पोल को एंजॉय करो, दिक्कत आएगी फिर देखेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कशन चलेगा एकदम बढ़िया तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। डायरिया, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन में एक साथ कराता हूं, समझो। और क्वेश्चन कैसे आता है और कहां गलती करते हैं क्वेश्चन में, वो चीज बताएंगे आपको, ठीक है। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, अगर मैं डायरिया की बात करता हूं तो यहां एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोबल मूवमेंट होती है, जबकि कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं तो यहां पर जो बोबल मूवमेंट होते हैं वो इरेगुलरली होते हैं। क्या अंतर है? बोबल मूवमेंट, पहले समझो बोबल मूवमेंट क्या होते हैं। बोबल मूवमेंट समझते हो? अब तो बच्चे जान गए होंगे, ठीक है। बोबल मूवमेंट का मतलब होता है पेट में मरोड़ का होना, पेट में मरोड़ का होना, ठीक है, इसको बोबल मूवमेंट बोलते हैं। यार पेट में बहुत मरोड़ हो रही है, मींस पेन हो रहा है, लग रहा है कुछ घूम रहा है, इसी को बोलते हैं बोबल मूवमेंट, ठीक है। समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? बोबल मूवमेंट। समझ में आया? अगर बोबल मूवमेंट कैसे हो रहे हैं, ठीक है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोबल मूवमेंट, यानी पेट में मरोड़ हो रही है और आप बैठ गए, ठीक है, और उठ ही नहीं पा रहे, उठ रहे हो फिर दर्द हुआ फिर बैठ गए, उठ रहे हो फिर दर्द हुआ फिर बैठ गए, यानी इरेगुलर मूवमेंट हो रहे हैं बोबल मूवमेंट के, समझ रहे हो ना। डायरिया हो रहा है, कंटिन्यू मूवमेंट हो रहे हैं, कंटिन्यू क्या हो रहा है आपको? पेन हो रहा है, कंटिन्यू बोबल मूवमेंट हो रहे हैं, आप उठ नहीं पा रहे फिर बैठना पड़ता है, समझ रहे हो। लिक्विडिटी डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, मतलब डायरिया हो रहा है। समझ में आया नहीं आया? क्या हो रहा है? डायरिया हो रहा है। और जब भी हम बात करते हैं क्या, बोबल मूवमेंट अगर इरेगुलरली, इसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, ठीक है भाई।
इरेगुलरली मतलब कई आज बच्चों को होता है, सुबह सुबह उठे हैं, मम्मा कह रही हैं भाई जा फ्रेश होने के लिए, मम्मा आती तो है पर आती नहीं, मम्मा आती तो है पर आती नहीं, मतलब लगता तो है कि आ रही है पर एक्चुअल में आती नहीं। समझ लो भाई कॉन्स्टिपेशन हो गया इसको, जिसको आती तो है पर आती नहीं, मतलब कॉन्स्टिपेशन का शिकार है भाई वो। समझ रहे हो, क्योंकि वो मैदा खाता है, क्योंकि वो चाउमीन खाता है, क्योंकि वो मोमोज खाता है, क्योंकि वो पिज्जा बर्गर खाता है। जब ऐसी चीजें खाएगा तो भाई कॉन्स्टिपेशन का शिकार तो होगा ही ना वो, ठीक है, क्योंकि उसको आएगी ही नहीं। समझ रहे हो, क्योंकि उसको आएगी ही नहीं, पर फीलिंग होगी आ रही है पर एक्चुअल में नहीं आ रही, आती तो है पर आती नहीं। समझ में आया? तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन बोबल मूवमेंट अकर इरेगुलरली, यानी होते हैं फिर नहीं होते, होते हैं फिर नहीं होते, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। समझ में आया ना? जब भी कॉन्स्टिपेशन की बात करेंगे तो आप जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है और नई एनसीईआरटी है दोनों ही समझ जाएंगे इस वाली बात को। पुरानी एनसीईआरटी प्लस नई एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, इसको बोलते हैं कोलॉन, इसको क्या बोलते हैं कोलॉन, ये कोलॉन है, कोलॉन कोलॉन कोलॉन, ये रेक्टम आ जाएगा रेक्टम। समझना, पुरानी एनसीईआरटी में दे रखा है कि फीसिस रिटेन इन रेक्टम, पर नई एनसीईआरटी बोलती है कि फीसिस रिटेन इन कोलॉन, फीसिस रिटेन्ड इन कोलॉन। अगर फीसिस कोलॉन में विद इन कोलॉन में रिटेन्ड है तो ये एकदम सही है। अगर मैदा खा रहे हो तो सड़ी हुई मैदा यहां पर चिपक जाएगी, हॉस्ट्रा में चिपक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। चिपकी हुई है आगे नहीं बढ़ेगी, चिपकी हुई है सड़ेगी। समझ रहे हो, कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं पर वो आगे नहीं बढ़ रही, गैस बनेगी, बम्बार्डमेंट होंगे। समझ रहे हो, पर समझ रहे हो, आती तो है पर आती नहीं। समझ गए, आती तो है पर आती नहीं, ये मैकेनिज्म चलती रहेगी। रोज जाएंगे, खाली करने की कोशिश करेंगे पर आती नहीं, और प्रेशर लगाया जाएगा। उस प्रेशर में क्या होगा, रेक्टम के अंदर यहां पर कुछ वेन होते हैं, रेक्टल वेन, ये रेक्टल वेन्स होते हैं रेक्टम के अंदर। जब प्रेशर लगाते हैं तो ये रेक्टल की मेम्ब्रेन रप्चर कर जाती है और रेक्टल वेन बाहर निकल के आ जाते हैं, रेक्टल वेन बाहर आ जाते हैं। कभी कभी रेक्टल वेन बहुत ज्यादा ही बाहर आ जाते हैं, एनस से बाहर निकलना चालू हो जाते हैं, ठीक है। और जिस दिन ये आएगी, जिस दिन ये आएगी तहलका मचाएगी। नहीं आया क्या? जिस दिन ये आएगी आगे बढ़ती हुई, ये आएगी जिस दिन ये आएगी इन रेक्टल वेन को तोड़ती हुई बाहर निकलेगी, यानी साथ साथ में ब्लीडिंग भी होगी, यानी हिमोरॉइड। प्रोलॉन्ग लंबे समय से किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो वो किसको लीड करता है, हिमोरॉइड को लीड करता है। हिमोरॉइड का मतलब ब्लीडिंग, फीकल मैटर के साथ ब्लीडिंग भी होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन लीड टू, ऑप्शन था हिमोरॉइड। हिमोर मतलब ब्लड, यानी फीसिस के साथ ब्लीडिंग होना। समझ गए ना? तो जिस दिन ये आएगी उस दिन तहलका मचाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर की वजह से इनलार्जमेंट ऑफ रेक्टल वेन हो चुका है, ठीक है। तो हिमोरॉइड का मतलब क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ रेक्टल वेन। रेक्टल वेन का इनलार्जमेंट हो जाएगा जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगी फीकल मैटर के साथ। समझे? इसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। क्वेश्चन कहां पकड़ेगा वो मैंने एक एक चीज बहुत साइंटिफिकली बता दी। फीसिस रिटेन इन कोलॉन नई एनसीईआरटी में आ गया है, फीसिस रिटेन इन रेक्टम जो पुरानी एनसीईआरटी में, इसको अपडेट कर दिया एनसीईआरटी ने, ठीक है। बोबल मूवमेंट इरेगुलरली या फ्रिक्वेंटली इरेगुलरली। प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन किसको लीड कर रहा है, प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन हिमोरॉइड को लीड कर रहा है। एकदम बिंदास तरीके से सेट हुआ ब्रेन में या नहीं हुआ, अब तुम छोड़ के तो नहीं आओगे, ठीक। अब एक एक करके पढ़ो भाई। हिमोरॉइड पढ़ा नहीं पाया सर, वॉमिटिंग, अरे वॉमिटिंग पे भी आएंगे भाई,
टेंशन क्यों कर रहे हो, ठीक है। यहां से निकालो पहले, यहां से निकालो, फिर ऊपर से भी निकलवाएंगे अभी, समझ रहे हो, नीचे से भी निकलवाएंगे ऊपर से भी निकलवाएंगे, पर सब्र तो करो भाई, सब्र करो, ठीक है। पहले यहां से निकालो, समझ रहे हो, यहां से तो निकल ही ना था, अब निकलेगा भाई। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बबल मूवमेंट इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज। आप उठ ही नहीं पा रहे, इसी को बोलते हैं डायरिया, ठीक है। जिसके अंदर क्या हो जाता है, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, आप फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जब भी डायरिया होता है आपको क्या लगता है, कुछ खा पाओगे ना, जो खाओगे निकल जाएगा नीचे से, एब्जॉर्प्शन नहीं होता। लिक्विड लोगे निकलेगा नीचे से, एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो डायरिया में ध्यान रखना है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बबल मूवमेंट, लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज, इसको डायरिया बोलते हैं, जिसमें एब्जॉर्बिंग पावर रिड्यूस हो जाती है। आई समझ में या नहीं आई, ये बताओ पहले तो। अब बात आती है, हम किसकी बात करेंगे, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग देख लेते हैं भाई। ब्रेन, ये आपका ब्रेन है, सैरी ब्रेन है, और नीचे होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा, आप समझना वॉमिटिंग, ठीक है। इट इज इट इज इजेक्शन ऑफ स्टमक, ध्यान रखना, इंटेस्टाइन का कोई चीज बाहर नहीं निकलती, इजेक्शन ऑफ स्टमक। जो भी आपने खाया है आपके पेट में गया है, उसका बाहर निकलना। अभी नीचे से निकलवाया था, आप कहां से निकलवा रहे हैं, ऊपर से, ठीक है, तभी तुम शांत हो गए, ठीक है। अब ऊपर से निकालना स्टार्ट कर रहे हैं, नीचे से समझ में आ गया, अब ऊपर से कि इट इज अ रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स समझते हो, रिफ्लेक्स का मतलब होता है प्रतिवर्ती क्रिया, जो टोटली इनवॉलेंट्री होती है, विच कंट्रोल बाय सीएनएस, आपके ब्रेन से कंट्रोल होती है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से, सीएनएस से, टोटली इनवॉलेंट्री होती है, रैपिड होती है, उसको रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेनिंग थ्रू द माउथ। दिस रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल बाय, कौन कंट्रोल करता है रिफ्लेक्सेशन को, वॉमिट सेंटर। कौन सा वॉमिट सेंटर होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, आप समझ रहे हो। जिसमें नाउसिया मतलब जी मचलाना, नाउसिया की फीलिंग आती है, जिसकी वजह से आपको उल्टी होती है। जैसे कई बच्चे डीजल वाली गाड़ियों में बैठ के जाते हैं, डीजल की स्मेल आती है, स्मेल आते ही उनका मेडुला ऑब्लोंगेटा बहुत सेंसिटिव होता है डीजल की स्मेल के लिए। तो जो कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से नीचे होते हैं, वो पेट में नीचे से ऊपर होना चालू हो जाते हैं, नीचे से ऊपर। जब कॉन्ट्रैक्शन नीचे से ऊपर होते हैं, इट इज अ रिफ्लेक्स, तो पेट का भरा हुआ मटेरियल बाहर आना चालू हो जाता है, इसको वॉमिटिंग बोलते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा किस चीज के लिए सेंसिटिव है, ब्रेन का पार्ट है, तुरंत रिफ्लेक्स नीचे से ऊपर करना चालू कर देगा और वॉमिटिंग हो जाएगी, ठीक है। कई लोगों को लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड पर जाते हैं, पहाड़ों पर जब घूमती है बस, ठीक है, तो उनको ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से भी वॉमिटिंग चालू हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी, मेडुला ऑब्लोंगेटा एक्टिवेट हो जाएगा, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इट इज अ रिफ्लेक्स, जो पेट का भरा हुआ मटेरियल बाहर आ जाएगा। कुछ लोगों को गंदी चीज देख लेते हैं ना, किसी ने पॉटी कर दी, किसी ने कुछ कर दिया, तो देखते ही वो उल्टी आना चालू हो जाएगी उनको, ठीक है। तो वॉमिटिंग या कुछ गंदी सी फीलिंग ब्रेन के अंदर लेके आएंगे, वॉमिटिंग आना चालू हो जाएगी, समझ रहे हो। तो फीलिंग का मतलब है मेडुला ऑब्लोंगेटा, वो तुरंत रिफ्लेक्शन कराना चालू कर देगा और पेट का मटेरियल बाहर आ जाएगा। तो इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें सबसे पहले आपको जी मचलाता है और वो वॉमिटिंग को लीड करता है, जिसमें पेट का भरा हुआ मटेरियल बाहर आता है, ना कि इंटेस्टाइन का, जो वॉमिट सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा से कंट्रोल होता है। समझे या नहीं, समझ में आ गया होगा वॉमिटिंग वाला पार्ट भी, ठीक है। आगे इनडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनडाइजेशन के लिए कॉज पूछा जाता है, देखा होगा
कोई स्पाइसी फूड खा ले तो इंडाइजेशन, वैसे इंडाइजेशन बूढ़े लोगों को होता है क्योंकि बुढ़ापे पर प्रॉपर डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं निकलते तो अपचत बोलते हैं, कुछ क्या बोलेंगे, ठीक है। तो खाना पचता नहीं है, डाइजेशन नहीं होता अगर डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं निकलते। ओल्ड एज पर होने वाली प्रॉब्लम है, उसमें हम बोलते हैं इनएडिक्यूट सिक्रेशन ऑफ एंजाइम, कि इनएडिक्यूट एंजाइम सिक्रेशन, यानी प्रॉपर एंजाइम रिलीज नहीं हो रहे जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं होता। पर अगर आप स्पाइसी फूड खाते हो, स्पाइसी फूड खाते हो, बहुत ज्यादा मिर्ची वाला फूड खाते हो, तो आपको इनडाइजेशन हो जाएगा। अलर्ट जो मोमोज की चटनी खाते हैं, ठीक है, तो जो स्पाइसी फूड खाते हैं तो स्पाइसी फूड भी इनडाइजेशन को लीड करता है। कुछ बच्चे एंजाइटी के शिकार होते हैं, डर भय चिंता टेंशन ले रहे हैं और खा भी रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, खा भी रहे हैं, तो उनको डाइजेशन नहीं होगा। जब भी खाना खाया करो रिलैक्स मूड में खाया करो, ठीक है, रिलैक्स मूड में, क्योंकि टेंशन लेके खाओगे तो एंजाइटी हो जाएगी और एंजाइटी डाइजेशन को रोकने का काम करती है, ठीक है। तो एंजाइटी भी डाइजेशन को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अच्छा, अगर आप गंदा खाना खा लेते हो कंटामिनेटेड, तो वो फूड पॉइजनिंग करता है और फूड पॉइजनिंग भी इंडाइजेशन को लीड करता है। तो फूड पॉइजनिंग भी इंडाइजेशन को लीड करती है। और ओवर ईटिंग, आप खा के आए हो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड, खाते गए तो पच जाएगा क्या? तो ओवर ईटिंग भी इंडाइजेशन को लीड करती है। समझ में आ गया होगा? ये सब वो बातें हैं जो इंडाइजेशन को लीड करती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं पर आएगा, ठीक है। अब एक आता है परगेटिव, ये एनसीईआरटी में नहीं है। परगेटिव का मतलब है जुलाब। ऐसे वो कौन से सब्सटेंस हैं जो कह सकते हो कि तेजी से फीसिस को इवैक्यूलेट कराते हैं। मानो किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है या बुढ़ापे पर ये चीजें अक्सर कर होती हैं तो हमें एनीमा लगाना पड़ता है। एनीमा का मतलब है एक पाइप होता है, उसमें एक सॉल्यूशन भरा होता है, एनस वाले पार्ट के अंदर सॉल्यूशन को डाल देते हैं तो सारे फीकल मैटर को लेके बाहर निकलता है तेजी से। वो समझ रहे हो? उसको एनीमा बोलते हैं। या उसको या कई सॉल्यूशन आते हैं जिनको पिलाए जाते हैं, वो क्या करते हैं सीधे अंदर जाते हैं और पूरी लार्ज इंटेस्टाइन को साफ करते हुए बाहर निकलते हैं। समझ गए ना? उनको परगेटिव बोलते हैं, जुलाब बोलते हैं। जुलाब लूज मोशन कराने के लिए होते हैं किसी को भी, ठीक है। किसी के संग लोग शैतानी भी कर देते हैं, जुलाब पिला करके शैतानी कर देते हैं। जुलाब मिला दिया किसी के अंदर, पिला दिया, वो जुलाब क्या करा देगा? समझ में आया? लाइक अ जमाल गोटा, ठीक है, वो चीजें पिला देते हैं तो लूज मोशन करा देते हैं। तो लोग ऐसा भी करते हैं, शैतानियां। तो परगेटिव समझ में आया? बहुत प्यारा एग्जांपल बोल रहा हूं मैं। अगर आप मैन वर्सेस वाइल्ड देखते हो, मैन वर्सेस वाइल्ड देखा है आपने? एक एपिसोड था मैन वर्सेस वाइल्ड का। वो समुद्र के अंदर फंसा हुआ है, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं समुद्र में फंसा हुआ, छोटी सी नाव है उसकी, और कह रहा है डिहाइड्रेशन, मुझे पानी नहीं मिला, डिहाइड्रेशन से मरने वाला हूं, पानी नहीं मिला, डिहाइड्रेशन से मरने वाला हूं। अब मैं पानी क्या पीऊं? पानी मेरे आसपास है, समुद्र मेरे आसपास है, मैं चाहूं तो पानी पी सकता हूं, पर मैं इसको पीऊंगा तो मेरी मौत उस समय से पहले हो जाएगी। आपको लग तो रहा होगा यार प्यासा है, पानी के अंदर है तो पानी पी लेना चाहिए भाई, समझ रहे हो ना? पर उसने क्या कहा? अगर मैं समुद्र के पानी को पी लूंगा, सी वाटर को इनटेक कर लूंगा, तो मुझे डिहाइड्रेशन और कई गुना बढ़ जाएगा। आप कहोगे और डिहाइड्रेशन कैसे बढ़ जाएगा? पानी की कमी है तो पानी पी ले भाई, तो डिहाइड्रेशन खत्म हो जाएगा ना। डिहाइड्रेशन का मतलब शरीर के अंदर पानी की कमी है, ना कि गट के अंदर, समझना। क्योंकि उस समय उसने अगर मैग्नीशियम, क्योंकि ध्यान रखना है मैग्नीशियम आयन, सी वाटर में मैग्नीशियम आयन होते हैं, ठीक है, डाइवेलेंट, और सॉल्ट भी बहुत होता है। जब उस पानी को आप इंटेस्टाइन में डालोगे तो इंटेस्टाइन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, और मैग्नीशियम आयन डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते। जब ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी तो उल्टा बॉडी के पानी को खींच लेंगे इंटेस्टाइन में और लूज मोशन हो जाएंगे, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। क्योंकि एक तो डिहाइड्रेशन के से मर ही जाता वो, और अगर उसने उस वाटर को इनटेक कर लिया तो और बॉडी का पानी बाहर निकल जाएगा, तो उससे और डेथ हो जाएगी। तब वो बोलता है कि जब भी आप ऐसी परिस्थितियों में फंस जाओ जहां डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हो, उस समय सी वाटर को गलती से भी इनटेक मत कर लेना, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम आयन होते हैं और ये डाइवेलेंट आयन परगेटिव का काम करते हैं, यानी एब्जॉर्ब नहीं होते, ये सीधे वाटर को बाहर लेकर के निकलते हैं। समझ रहे हो? तो इससे अच्छा है मैं अपनी यूरिन, पेशाब इनटेक कर लूं तो मेरी जान बच सकती है। उसने दिखाया भी ये वाली बात कि अगर मैं समुद्री जल को यानी सी वाटर को इनटेक कर लूंगा डेथ हो जाएगी, अगर मैं अपनी पेशाब को पी लूंगा तो मेरी जान बच जाएगी।
तो उसने ये बताया है कि या तो अगर आप समुद्र में फंसे हुए हो तो रेन वाटर, बाहर से आने वाला पानी, बरसने वाला पानी, वो पी लो आप, ठीक है, समझना, या पेशाब पी लो तो बच जाओगे। पर अगर सी वाटर इनटेक कर लिया तो परगेटिव का काम करेगा, समझ रहे हो ना, तुरंत ऑन द स्पॉट डेथ करा देगा। समझ में आ गया होगा। तो परगेटिव में कौन से आयन होते हैं? मैग्नीशियम आयन। यही क्वेश्चन आता है, जो क्या काम करते हैं? इवैक्यूलेशन ऑफ फ्लूइडिफिसिस, तेजी से इवैक्यूलेट कराते हैं, बाहर निकाल देते हैं फ्लूइडिफिसिस को, ठीक है। अक्सर कर जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है वो लोग इस टाइप के जुलाब को यूज करते हैं। समझ में आ गया होगा। लास्ट पीईएम, एंड करते हैं यहां पर पीईएम। पीएम समझते हो? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। एक ही क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इंक्लूडेड इन पीईएम? कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जो पीईएम में इंक्लूड होते हैं? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो दो ही डिसऑर्डर हैं जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में इंक्लूड होते हैं, मेरास्मस, क्वैशरकोर। मेरास्मस एंड क्वैशरकोर, समझ रहे हो क्या? समझे या नहीं समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझो मेरी बात। पहला क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इंक्लूडेड इन पीईएम? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो दो ही डिसऑर्डर्स होते हैं जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में इंक्लूड होते हैं, मेरास्मस एंड क्वाशरकोर। हाँ बेटा, आज खत्म कर दिया डाइजेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरास्मस, क्वाशरकोर। देखो, मेरास्मस को हम सूखा रोग बोलते हैं। पीएम कहां देखने को मिलता है? उन कंट्रीज के अंदर जो अंडर डेवलप है, वहां भूखमरी से या प्रॉपर प्रोटीन डाइट ना मिलने से बच्चों के अंदर मेरास्मस और क्वाशरकोर जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। ये कभी आप स्लम जगह है जहां स्लम लोग स्लम रहते हैं, वहां जाके देखोगे तो वहां बच्चों को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मेरास्मस, क्वाशरकोर, ठीक है। तो मेरास्मस सूखा रोग होता है, खाने की कमी से बच्चों के अंदर होता है। तो मेरास्मस के बारे में बात करेंगे या क्वाशरकोर के बारे में बात करेंगे? एनसीईआरटी बोलती है कहां देखने को मिलता है, जैसे साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यहां ये चीज देखने को ज्यादा मिलती है। साउथ अमेरिका में भी ये चीज देखने को मिल जाती है, और वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में तो बहुत ज्यादा ही देखने को मिल जाती है। ये वो जगह है। एशिया, भाई एशिया, जब मैं एशिया की बात करता हूं तो इंडिया उसमें आ गया। इंडिया में भी बहुत केस हैं इसके, आपको सुन के भी मतलब हैरानी होगी। इंडिया के अंदर भी मेरास्मस, क्वाशरकोर के केस ज्यादा हैं, समझ रहे हो? समझे? आगे आते हैं। मेरास्मस, क्वाशरकोर, ठीक है। मेरास्मस खाने की कमी से होता है, ये खाने में सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फूड। उस फूड में कई चीजें हो सकती हैं। उस फूड के अंदर प्रोटीन भी हो सकती है, उस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, उस फूड के अंदर फैट भी हो सकता है। जबकि अगर मैं क्वाशरकोर की बात करता हूं, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ओनली प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर होता है। मेरास्मस ओनली इन्फेंट में देखने को मिलता है।
अकर ओनली इन इन्फेंट। इन्फेंट समझते हो? इन्फेंट 1 साल तक के बच्चे को बोलते हैं, इन्फेंट 1 साल तक के बच्चे को बोलते हैं। जबकि अगर मैं बात करता हूं क्वाशरकोर, अकर इन चिल्ड्रन लगभग 1 to 5 ईयर, 1 से 5 साल तक के बच्चों के अंदर क्वाशरकोर देखने को मिलता है। मेरास्मस सूखा रोग सिर्फ 1 साल तक के बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आपको सर 1 साल तक के बच्चे में क्या मिलता है, समझो इस तरीके से। जो 1 साल से नीचे का बच्चा होता है वो सिर्फ और सिर्फ दूध पर डिपेंड होता है। मानो कोई स्लम एरिया है, वहां जो मदर है वो वर्किंग है, मजदूर है, ठीक है, तो उसको फावड़ा चलाना है, तो हर समय तो मिल्क जनरेशन होगा नहीं, तो वो भी जानती है ये वाली बात। तो उनके अंदर क्या होता है, मिल्क बहुत लंबे समय तक प्रोड्यूस नहीं हो पाता, ठीक है, और प्रॉपर उनको डाइट भी नहीं मिलती, इतनी अच्छी डाइट जिससे कि मिल्क प्रॉपर पौष्टिक मिल्क बच्चे को मिल पाए। तो अक्सर कर दूध की कमी रह जाती है, तो वो बहुत कम एज पर ही उन बच्चों को मिल्क की जगह कुछ और चीजें खिलाना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो धीरे 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 उनके अंदर एक तरीके से खाने की उतनी जितना डाइट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, तो पूरी बॉडी सूख जाती है। इसी को हम बोलते हैं मेरास्मस, 1 साल तक के बच्चे में। पर अगर 1 साल तक का बच्चा आगे निकल गया तो ब्रेन का डेवलपमेंट जो है और बॉडी का विकास वो 5 से 7 साल के बीच में तक चलता है, 5 ईयर तो मिनिमम मान के चलो। और अगर किसी चीज का डेवलपमेंट हो रहा है तो डेवलप करने के लिए प्रोटीन चाहिए, और डाइट में अगर प्रोटीन की कमी है तो क्या ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसे बच्चे ब्रेन से और बॉडी से बहुत वीक होते हैं, उनमें रिटार्डेशंस हो जाते हैं, एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको प्रोटीन नहीं मिल रही। ठीक है, वो रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, पर प्रोटीन उनको अच्छी नहीं मिलती। इस वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है मेरास्मस, सॉरी क्वाशरकोर जैसी। क्वाशरकोर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, ठीक है, पर 1 to 5 ईयर तक के बच्चे में क्वाशरकोर देखने को मिलता है। पेट तो फूल जाता है उसका, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन बिगड़ जाता है प्रोटीन की कमी से, पेट फूल जाता है उसका, और हाथ पर एकदम पतले हो जाते हैं, लिम्स एकदम थिन हो जाते हैं। क्यों थिन हो जाते हैं? क्योंकि प्रोटीन की कमी है। बॉडी क्या करेगी, मसल्स को तोड़ना चालू कर देती है, मसल्स का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है। मसल्स के ब्रेकडाउन बढ़ जाने की वजह से हाथ पैर पतले हो जाते हैं, पेट सूज जाता है, क्योंकि प्रोटीन की एबनॉर्मलिटी कमी हो जाने की वजह से। तो क्वाशरकोर में ओडीमा देखने को मिलता है, पर मेरास्मस में ओडीमा मतलब पेट फूल जाना ये देखने को नहीं मिलता, क्योंकि मेरास्मस में पूरी बॉडी सूख जाती है। ठीक है, समझे? तो 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे, किसकी कमी से होता है, किसके अंदर देखने को मिलता है, सिम्टम क्या होंगे इसमें? ब्रेकडाउन ऑफ मसल तो दोनों में होगा। भाई मसल्स का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा, बेस्टिंग ऑफ मसल्स या ब्रेकडाउन ऑफ मसल्स, थिन लिम्स एंड कंप्लीट बॉडी पतली हो जाएगी। रिटार्डेशन ऑफ, भाई ब्रेन का भी रिटार्डेशन हो जाएगा एंड बॉडी का भी। यहां पर ओडीमा की अगर मैं बात करूं, ओडीमा ये नहीं होता, ये खास बात है। ओडीमा देखने को नहीं मिलता, पेट नहीं सॉइलिंग आती, पेट फूलता नहीं है, सॉइलिंग नहीं आती पेट पर, ठीक है, क्योंकि पूरी बॉडी सूख जाती है। जबकि अगर मैं क्वाशरकोर की बात करता हूं तो यहां पर भी ब्रेकडाउन ऑफ मसल्स होगा, जिसकी वजह से थिन लिम्स हो जाते हैं ओनली। ओडीमा
ओडिमा यहां पर होता है, पेट फूल जाता है। रिटार्डेशन यहां पर भी होती है। सीधी सी बात है, प्रोटीन नहीं मिलेगी तो चाहे बच्चा 1 साल से कम का हो या ज्यादा का हो, ना ब्रेन का डेवलपमेंट होगा ना बॉडी का डेवलपमेंट होगा। कॉमन है दोनों के अंदर। प्रोटीन की कमी से दोनों के लिम्स पतले हो जाएंगे क्योंकि मसल्स का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा। दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। दोनों के अंदर आप देखोगे तो एक के अंदर पेट फूल रहा है क्वाशर कोर के अंदर, मेरास्मस में पेट नहीं फूल रहा। बस ये ध्यान रखना है आपको, पूरी बॉडी पतली हो रही है। एक खाने की कमी से हो रहा है, एक खाने में सिर्फ प्रोटीन की कमी से हो रहा है। ये आपको ध्यान रखने हैं। सारे पॉइंट्स आपको यहीं से मिल जाएंगे, सारे पॉइंट्स, ठीक है। पीएम वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी वाली बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी में डाइजेशन ऑफ फूड वाली बात कर लेते हैं। अब एनसीईआरटी को एक एक करके लेके चलते हैं। एनसीईआरटी पर पूरी करा दी है मैंने, बस एक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन का कुछ पार्ट बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। ये सब अभी एनसीईआरटी डिसऑर्डर एनसीईआरटी से कराए थे मैंने। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लीस्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल। ये मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया है, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस है, बता चुका हूं मैं आपको। द बक्कल कैविटी परफॉर्म 2 मेजर फंक्शन। कौन कौन से मेजर फंक्शन करती है? बक्कल कैविटी में मैस्टिकेशन होता है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, और क्या होता है, एंड फैसिलेट करती है, फैसिलेशन, सॉलाइंग, निगलने में भी हेल्प करती है। क्योंकि बक्कल कैविटी के अंदर निगलने में तो फेरिंग्स करता है, पर बक्कल कैविटी क्या करती है, यहां पर सलाइवरी इंटरेक्शन से फूड को मैस्टिकेट करती है, उसको लुगदीदार बनाती है, उसको लुब्रिकेट बनाती है, जिसकी वजह से आसानी से, ठीक है, फेरिंग्स के मसल से उसको निगला जाए, सॉलिंग हो, डिग्लूटिनेट किया जाए। हेल्प तो बक्कल कैविटी कर ही रही है। द टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा फूड को क्या करते हैं, अच्छी से मैस्टिकेट करते हैं और मिक्सअप करते हैं। म्यूकस जो सलाइवा के अंदर होता है वो उसमें बहुत बेहतरीन भूमिका निभाता है। किसके अंदर? लुब्रिकेशन में, एंड एडरिंग द मैस्टिकेटेड फूड इनटू द बोलस, ठीक है, उसको बोलस में कन्वर्ट करने में, जिससे कि आसानी से उसको निगला जाए, ठीक है। अगर ये सलाइवा के अंदर म्यूकस नहीं होगा तो निगलना आसान नहीं है, बोलस नहीं बनेगा। फिर मैंने बताया था जब बोलस बन जाता है तब फेरिंग्स के मसल्स, साफ साफ दे रखा है, फेरिंग्स के मसल्स इसको कहां पहुंचाते हैं, ईसोफेगस में पहुंचाते हैं। इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, सॉलाइंग या डीग्लूटेशन। मैंने सारी बातें बहुत प्रॉपर वे में लिखा दी हैं आपको। द बोलस फर्दर पास डाउन, कहा जाता है पास डाउन, कहां पर, ईसोफेगस में। सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, इन सक्सेसिव वेव को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। सक्सेसिव वेव्स को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कंटिन्यू चल रहे हैं हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, सक्सेसिव वेव्स जनरेट हो रहे हैं लहर टाइप की, जो किसी भी चीज को एक साइड, एक तरफ लेकर के जा रही हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। द गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक, बता चुका हूं मैं। द सलाइवा सीक्रेट इनटू द ओरल कैविटी। अब सलाइवा में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये लिखा दिया है मैंने। इसके अलावा एंजाइम्स होते हैं लाइक सलाइवरी एमाइलेज, एंड लाइसोजाइम भी होता है जो एक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस है। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन, भाई डाइजेशन माउथ में, ओरल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है, पर किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है ओरल कैविटी के अंदर, स्टार्च। लिखा चुके हैं आपको हम स्टार्च का डाइजेशन बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। ऑल एंजाइम आर हाइड्रोलेज। द सलाइवरी एमाइलेज लगभग कितने परसेंट स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है, 30% स्टार्च को तोड़ लेता है। किस पीएच पर, 6.8। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। इनटू द डाइसैकेराइड, कौन सी डाइसैकेराइड, माल्टोज। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट इंफेक्शन, करा चुका हूं मैं। म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड, देखो इन्होंने यहां पर दे रखा है गैस्ट्रिक ग्लैंड को, पर मैंने बहुत डिटेल में लिखा दिया आपको अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल। कौन कौन से सेल्स हैं इनके पास,
ये 3 टाइप के सेल्स हैं जो बहुत अच्छी तरीके से लिखा है मैंने आपको, जैसे म्यूकस नेक सेल जो म्यूकस रिलीज करते हैं, पेप्टिक चीफ सेल जो प्रो एंजाइम जिनको हम जाइमोजन बोलते हैं वो रिलीज करते हैं, पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल जो HCl और इंटरेंसिक फैक्टर कैस्टिल रिलीज करते हैं विद एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। बहुत अच्छी तरीके से मैंने करा दिया, इस पर हर साल क्वेश्चन आ रहा है। स्टमक स्टोर द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। ये कई बार पूछा जाता है कि स्टमक कितने घंटे के लिए खाने को स्टोर कर लेता है, 4 to 5 आवर्स के लिए। द फूड मिक्स थॉरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट। तो स्टमक में जो मूवमेंट होते हैं क्या बोलते हैं इनको, चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं, समझ में आ गया होगा। और चर्निंग मूवमेंट के बाद जो बनता है इसको क्या बोलते हैं, काइम। द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन ऑन exposure to hydrolytic acid get convert into active enzyme। भाई HCl इन प्रोएंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करने का काम करता है, इसको हम पेप्सिन बोलते हैं। द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ स्टमक, ठीक है। पेप्सिन कन्वर्ट, ये पेप्सिन क्या काम करता है, कन्वर्ट प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स और प्रोटियोसिस में तोड़ता है। ये क्या है, छोटी छोटी पेप्टाइड यानी प्रोटीन के टुकड़े, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन के टुकड़े हैं। बहुत अच्छी तरीके से करा दिया, बहुत अच्छी तरीके से मैंने, ठीक है। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस, बता दिया है मैंने, बाइकार्बोनेट सलाइवा से आते हैं, ठीक है। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट जो कहां प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक जूस में। प्ले इंपोर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एपिथेलियम फ्रॉम एक्सकोरेशन। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। एक्सकोरेशन का मतलब है हट जाना। गैस्ट्रिक म्यूकोसा की जो म्यूकस वाली एपिथेलियम है उसको HCl से कौन बचाता है, बाइकार्बोनेटाइन और म्यूकस। ये एक्सकोरेशन से प्रिवेंट करते हैं, हटने से प्रिवेंट करते हैं। एक्सकोरेशन का मतलब है रिमूव हो जाना बाय हाईली कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। HCl प्रोवाइड द एसिडिटी। HCl का रोल क्या है, एक तो एसिडिटी प्रोवाइड कराता है, पीएच को, एसिडिक पीएच को मेंटेन करता है, ठीक है। इसके अलावा रेनिन इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट। स्मॉल अमाउंट ऑफ, ठीक है, सीक्रेट बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इन्फेंट के गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करते हैं रेनिन, एडल्ट में रेनिन नहीं होता, मान के चलो, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लिंगुअल लाइपेज ऑल्सो सीक्रेट बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये लिखा चुका हूं मैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ लिंगुअल लाइपेज होगा मुझे लग रहा है, ऑल्सो सीक्रेट बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिखा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट आर जनरली जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। वेरियस टाइप के मूवमेंट, क्योंकि सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं यहां पर। दीज मूवमेंट हेल्प इन थोराइंग मिक्सिंग अप द फूड विद वेरियस सीक्रेशन इन द इंटेस्टाइन एंड देयर बाय फैसिलिटेट डाइजेशन। क्योंकि ये मूवमेंट मैकेनिकल प्रोसेस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। द बाइल, पैनक्रेटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस आर the secretion related into the small intestine. Pancreatic juice and bile juice are released through the hepatopancreatic duct. The pancreatic juice contain, अब pancreatic juice में क्या क्या होता है मैं अलग से भी लिखा दिया है भाई। इनएक्टिव एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इसके अलावा भाई एमाइलेज भी होता है, इसके अलावा लाइपेज भी होता है, इसके अलावा न्यूक्लियस भी होते हैं। इसीलिए इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, पैनक्रेटिक जूस को। ट्रिप्सिनोजन का काम मैं बता चुका हूं। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय द एंजाइम एंटेरोकाइनेज, ट्रिप्सिन बन जाएगा, फिर ट्रिप्सिन बचे हुए सबको एक्टिवेट कर लेगा। सीक्रेट बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द एक्टिव ट्रिप्सिन विच इन टर्न एक्टिवेट द अदर एंजाइम इन द पैनक्रेटिक जूस। यानी एक बार ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा तो पैनक्रेटिक जूस के अदर एंजाइम को खुद एक्टिवेट कर लेगा। द बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम कंटेन बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन, ब्लूबर्डिन। ये बहुत टॉक्सिक मटेरियल है, ये बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं जो आरबीसी या हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनते हैं।
इसके अलावा बाइल सॉल्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है एंड फॉस्फोलिपिड लेसिथिन होता है, बट नो एंजाइम। बाइल के अंदर एंजाइम नहीं होते, अलग से लिखा दिया है मैंने। बाइल का मेन पर्पस क्या होता है? हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल मिसेल्स। बाइल आल्सो एक्टिवेट लाइपेज, ये बताया था मैंने, एनसीईआरटी डायरेक्टली लाइन आ जाती है। बाइल लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है, कैसे करता है समझा चुका हूं। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल, भाई इंटेस्टाइन के अंदर गोबलेट सेल तो होते ही है म्यूकस को रिलीज करने के लिए, विद सीक्रेट म्यूकस, जो म्यूकस को रिलीज करते हैं। सीक्रेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ द म्यूकोसा अलोंग विद द सीक्रेशन ऑफ गोबलेट सेल कॉन्स्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस। यानी इंटेस्टाइनल जूस को बनाने के लिए एक तो ये सारे म्यूकोसा के सीक्रेशन है, तो म्यूकोसा के अंदर गोबलेट सेल भी लगे हुए हैं, म्यूकस भी है, म्यूकोसा में क्रफ्ट ऑफ लिवर पून भी है, म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड का सीक्रेशन भी है। तो म्यूकोसा का जो भी सीक्रेशन है तीनों मिलाकर के इसी को हम इंटेस्टाइनल जूस सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। दिस जूस कंटेन वैरायटी ऑफ एंजाइम लाइक माल्टेज, सुक्रेज, सब इसी के अंदर होते हैं। डाइपेप्टाइडेज इसके अंदर होता है, लाइपेज यहां पर होता है, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज यहां पर होते हैं। The mucus along with the bicarbonate ion form the pancreas protect the intestinal mucosa from the acid, वो तो बता चुका हूं मैं आपको, एल्कलाइन मीडियम को, ठीक है। यहां पर बस ध्यान रखना है सब म्यूकोसा के अंदर और कौन से ग्लैंड लगे हुए हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड, ओनली इन ड्यूडेनम, जो इसमें हेल्प करते हैं। ये मैकेनिज्म बताई दी थी मैंने। सबसे पहले क्या होता है? प्रोटीन पेप्टोन और प्रोटियोसिस डाइपेप्टाइड में तोड़ते हैं, इंटेस्टाइनल जूस एक साथ लिख दिया है। फिर पॉलीसैकेराइड स्टार्च डाइसैकेराइड में टूटता है, एमाइलेज, इंटेस्टाइनल जूस। फिर फैट आर ब्रोक डाउन बाय द लाइपेज, ये बता चुका हूं मैं। पहले फैट डाइसैकेराइड में टूटता है, डाइग्लिसराइड में, डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड में टूटते हैं। तो इसमें दो टाइप के लाइपेज काम करेंगे, इंटेस्टाइनल और मतलब पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल लाइपेज दोनों ही। तो ये मैकेनिज्म इन्होंने एक साथ लिख दी है, हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करा दिया है। न्यूक्लियस इन द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, वो मैं कराई दिया है आपको किस तरीके से बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड पहले टाइड में टूटेगा, टाइड फिर साइड में टूटेगा, साइड फाइनली, अच्छा यहां इन्होंने अलग से दिखा दिया है। डाइपेप्टाइड अमाइनो एसिड डाइपेप्टाइडेज, माल्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज, लैक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज, सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये तीनों ध्यान रखनी है आपको। ये टेबल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से करा दी है। न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट कर दिया है। टाइड पहले टूटेगा साइड में, साइड टूटेगा शुगर और नाइट्रोजनस बेस के अंदर, डाई और मोनो ये टूटेंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, इंटेस्टाइनल लाइपेज। ये इंटेस्टाइनल जूस इधर दिखा दिया है इन्होंने, उससे पहले इन्होंने पैनक्रियाटिक जूस दिखा दिया था। इस तरीके से यहां कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, द ब्रेक डाउन ऑफ बायोमॉलिक्यूल, ठीक है, मेंशन एबव अकर इन द ड्यूडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी मैक्सिमम डाइजेशन भी आप बोलोगे कहां होगा? ड्यूडेनम के अंदर। द सिंपल सब्सटेंस दस फॉर्म एज एब्जॉर्ब इन द जेजुनम एंड इलियम, तो सिंपल सब्सटेंस का मेनली मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां होता है? जेजुनम और इलियम के अंदर, ileum region of the small intestine. The undigested and unabsorbed substance are passed into the large intestine. Large intestine में तो undigested और unabsorbed food को हम पास कर देते हैं। ये मैं कराई चुका हूं आपको, रेगुलेशन वाला पार्ट ये क्लियर हो चुका है आपको। यहां आकर के हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। मुझे नहीं लगता आपको चैप्टर में अब कोई दिक्कत आने वाली है, समझे या नहीं समझे बताओ। अब मजा आया या नहीं आया? चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आपकी आज कमेंट चाहिए, चैप्टर में मजा आया नहीं आया, पढ़ने में मजा आया नहीं आया। हम लोग अपनी जान लगा रहे हैं, मतलब पूरी अंदर से पढ़ा रहे हैं, उसका आउटपुट वाकई में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो कमेंट आपके सेशन में देखेंगे, कमेंट सेक्शन में देखेंगे, ठीक है, बताना कि कैसे कैसे आपके अंदर इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं। तो मिलते हैं बेटा अगली लेक्चर में, किसके साथ? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीथ इन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। थैंक यू बेटा, बाय, ऑल द बेस्ट।